सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वर्दा और आप देख रहे हैं दुनिया बोल है रमजान स्पेशल और मेरे साथ हैं तलहा जतोई। और आज जुम्मे का दिन है, तमाम देखने वालों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। आप सबको हमारी तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और हमें उन लोगों में फरमाए, उन लोगों में गिने जिनको वो जुम्मे के दिन और आखिरत वाले दिन अपनी उन पर रहमत अता फरमाएगा, उनके लिए इनाम रखेगा। आमीन सुमामीन, ये हमारी दुआ है आज जुम्मे के दिन। और जनाब स्टार्ट करते हैं। जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है आजकल हमारे मुल्क में, हम सब जानते हैं कि पीटीआई की हुकूमत को गए हुए एक हफ्ता हो गया है, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ये ट्रेंड अब तक मुसलसल टॉप पर है, ये ट्रेंड नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। लोग एक दूसरे से इख्तिलाफ राय कर रहे हैं और ये उनका हक भी है, करना भी चाहिए, लेकिन इख्तिलाफ राय रखने का भी एक तरीका होता है। आप किसी से इख्तिलाफ ज़रूर कीजिए, लेकिन तहज़ीब का दामन ना छोड़ें बराए मेहरबानी। बहुत अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, इख्तिलाफ राय चल रहा है, उसका तरीक़ा वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ना कोई रिश्तों का लिहाज रख रहा है, ना इदारों का मान रख रहा है। जिसके जो मुँह में आ रहा है अपनी मर्जी से वो बोले जा रहा है। बट डोंट यू थिंक कि यही हुस्न है सोशल मीडिया का कि उसने हर इंसान को आवाज़ दे दी। इससे पहले लोग अपनी आवाज़ उठाने के लिए बड़े पापड़ बेलते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से उनके पास आवाज़ आ गई। लेकिन उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जो आवाज़ उनको दी जा रही है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, उसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें तो अच्छा होगा। पहले कंफर्म कर लें जो बात कहना चाह रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो पेश करना चाह रहे हैं। फिर लेकिन देखा ये जाता है कि लोग अनाप शनाप लिख देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, फिर पछतावे का शिकार होते हैं कि ये मैंने क्यों लिख दिया, नहीं लिखता तो बेहतर होता। वेल, लाइफ गोज ऑन, सोशल मीडिया है, ऐसे ही चलता रहेगा। यही वजह है कि सोशल मीडिया आज तमाम तर मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो, रेडियो हो, सबसे आगे निकल चुका है और यकीनन नंबर 1 समझा जाता है। लेकिन यकीनन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें और सही स्टेटमेंट्स जारी करें जो एक अच्छे पाकिस्तानी शहरी को ज़ेब देती है। बढ़ते हैं बड़ी खबर की जानिब। बिजली की कीमतों में इजाफा, पैदावार में कमी, पेट्रोल के दाम भी मजीद बढ़ाए जाने का इम्कान। नई हुकूमत भी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाई। तब्दीली, सरकार की तब्दीली के बाद तूफान बदतमीजी, रिश्तों का मान रखा जा रहा है न इदारों का पास। माशरे में बढ़ते अदम बर्दाश्त का जिम्मेदार कौन? पीटीआई के पास मुआशी प्लान था या नहीं? साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन के बयान ने नई बहस छेड़ दी। नई हुकूमत के लिए मुआशी चैलेंजेस कितने बड़े हैं? और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पहली बार इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तानियों का इंसानी मॉडल बनाकर अक़वाम मुत्तहिदा से इजहार तशक्कुर। यकीनन इस्लामोफोबिया का दिन मनाया जाना अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए, जितना सराहा जाए कम है। लेकिन जब से रमज़ान शुरू हुआ है, आज पहला दिन है कि थोड़ी सियासी गहमा गहमी कम है, वरना हमेशा की तरह सियासी गहमा गहमी उरूज पर रहती थी और बात होती थी आगे क्या होने वाला है, वक्त कैसा आ रहा है, मईशत कहाँ जा रही है, इसका रेट बढ़ गया, इसका रेट बढ़ गया। खैर रेट तो अभी भी बढ़ रहे हैं, लेकिन सियासी गहमा गहमी आज कदरे कम है। इतनी हलचल नहीं है जितनी जब हम स्टार्ट करते थे अपना शो, या सुबह से ही शुरू होके हमें एक पैनिक मचा हुआ नजर आता था कि आज क्या हो रहा है, क्या नई अपडेट्स हैं, क्या है, ब्रेकिंग जारी होती थी कंटिन्यू। लेकिन अनफॉर्चुनेटली महंगाई पे अभी भी काबू नहीं पाया जा सका। ऑब्वियसली इकोनॉमिक सिचुएशन इस वक्त कंट्री की काफ़ी टेंस है, स्पेशली शौकत तरीन साहब के बयान के बाद। और हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजाल साहब, आप सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। राना साहब, पहले तो मुझे आप ये बताइए पेट्रोल पर क्या होने जा रहा है, क्योंकि पूरी कौम ये आपसे जानना चाहेगी कि इस वक्त कितने पैसे बढ़ने वाले हैं। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है राना साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इमरान खान साहब ने जब पेट्रोल को सस्ता किया 10 रुपए, तो बताया ये क्या कि हमने टैक्स कलेक्शन बेहतर की है, इसलिए हम लोग सब्सिडी जो है वो दे सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारे पास हकायक आ रहे हैं उसमें तो ऐसे है कि पैसे हुकूमत के पास बिल्कुल भी नहीं थे सब्सिडी देने के लिए, बल्कि जो इन्होंने फिस्कल डेफिसिट जो कि 4000 अरब को बजट किया था, वो हकीकतन 5600 अरब पे जो है वो जा रहा है, जिसका मतलब है कि 1600 अरब का
अजाफी खसारा होने जा रहा है जो छुपाया जा रहा था शायद। तो अब इशू ये है कि जब पेट्रोल इन्होंने सस्ता किया तो $93 क्रूड ऑयल की कीमत थी, 90 से 93 पे गई थी, और उसके बाद $130 तक भी क्रूड ऑयल की कीमत गई। तो अब ये जो है वो 102-3 के इर्द गिर्द होवर कर रही है, तो पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनली काफी ज्यादा बढ़ी हैं। और ये 100 अरब रुपया जो हुकूमत अपनी जेब से हर महीने सब्सिडी में खर्च रही है, आप अंदाजा करें कि इसको अगर 12 से आप ज़रब दें तो ये 1200 अरब बनता है, जो कि पूरे पाकिस्तान का डेवलपमेंट का बजट भी नहीं है। तो इसका ये मतलब है ये वो पैसे खर्च किए गए या निछावर किए गए जो हुकूमत के पास नहीं थे। तो सवाल ये उठता है ऐसा क्यों किया गया? शायद इमरान खान साहब को पता था कि वो उनकी हुकूमत जाने वाली है, और उन्होंने कहा कि मैं एक सियासी अमल जो है वो उसको पेश करूं और पेट्रोल महंगा करने के बजाय सस्ता करूं। और उन्होंने इसी तरह किया कि पेट्रोल को जो है महंगा करने के बजाय सस्ता कर दिया ताकि वो एक सियासी गेम खेल सकें, लेकिन इसका मुल्क को फाइनेंशियली तौर पे बहुत नुकसान। राना साहब सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि आप इस वक्त बात कर रहे हैं कि सियासत को सामने रखते हुए मईशत को नुकसान पहुंचाया गया और सियासी टारगेट्स पहले रखे गए, मुआशी टारगेट्स बाद में रखे गए। जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने थे तो स्टॉक मार्केट में 1700 पॉइंट्स का इजाफा हुआ था, रिकॉर्ड इजाफा हुआ था। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने सेलिंग की थी, म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की थी, कैपिटल मार्केट में सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं सब ने सेलिंग की थी। 5 रिटेल इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने बाइंग की थी, और ये तारीख में पहली बार हुआ है कि 5 रिटेल बाइंग कर रहे हैं और बाकी सारे प्लेयर सेलिंग कर रहे हैं और 1700 पॉइंट का इजाफा हो रहा है। आखिर में खबर यह आई थी कि मियां मंशा साहब ने बड़ी इंजेक्शन की थी, शायद इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में ये कह सके कि हमारे आते ही $8 कम हो गया, 1700 स्टॉक मार्केट बढ़ गई। क्या उस वक्त सियासी टारगेट्स शहबाज शरीफ साहब अचीव नहीं कर रहे थे थ्रू मैनिपुलेशन? देखिए ये तो आपका दावा है कि दावा नहीं है सर, ये स्टॉक मार्केट के फिगर्स हैं, बिल्कुल पब्लिश हुए हैं स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे भी आप जाएं, आप देखें, वॉल्यूम्स देखें। फिगर्स तो देखें, ये आपका सारा जो आपने एक नैरेटिव बिल्ड किया, इसको चेक करने की जरूरत है कि ऐसे हुआ भी या नहीं हुआ। प्लीज कीजिएगा सर, आई विल लेट यू नो, कल हम फिर बात करेंगे इसी पे। हकीकत, हेलो जी सर, कहिए। मैंने कहा हकीकत ये है कि डॉलर नीचे आया और स्टॉक मार्केट में एक बेहतरीन इजाफा हुआ, जिसके अंदर जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं एक रजीम चेंज होने कैसे सर, कैसे हुआ? आप देखें स्टॉक मार्केट की सर बाइंग की सारी डिटेल्स होती हैं सर। मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे। देखें बहुत सारे जो डॉलर्स जो बढ़ता है स्पेकुलेशन के ऊपर होता है कि जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो लोग डॉलर बाइंग करना शुरू कर देते हैं, और जब अनसर्टेनिटी कम होती है तो वही जिन लोगों ने बाइंग की होती है वो सेलिंग की तरफ आ जाते हैं। इसी तरह जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो अपनी रिसीट्स को होल्ड कर लेते हैं, और वो जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो के हमें लग रहा है डॉलर ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब वो टर्न अराउंड होता है तो वो फिर सेलिंग कर लेते हैं। तो पॉलिटिकल जो सेंटिमेंट होता है लोगों का, या जो लोगों का जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जब खत्म होती है तो ये एक नेचुरल टर्न अराउंड होता है। और अभी आप देख लें, अगर तो स्टॉक मार्केट बिल्कुल वापस गिर गई है वो मैनिपुलेशन के बाद, तो फिर तो आपका दावा ठीक है, लेकिन क्या अगर वो उधर ही खड़ी हुई है तो फिर जो आप जो नैरेटिव कह रहे हैं वो उसमें हकीकत नहीं है। पेट्रोल चले वर्दा, आप पहले राणा साहब सवाल बहुत है सर, राणा साहब अगर आपकी बात ये मान भी लेते हैं तो आप ये बताइए, जैसे ही शहबाज शरीफ वजीर आजम बने थे तो उन्होंने सबसे पहले ऐलान किया था कि 10% सैलरीज में इजाफा होगा, पेंशन में इजाफा होगा, लेकिन ये फैसला वापस ले लिया गया। और साथ ही भी सुनने में आ रहा है जैसे कि पेट्रोल का जिक्र किया आपने, वो तो आपने साबका वजीर आजम पर डाल दिया, लेकिन बिजली भी तो महंगी हो रही है, बाकी चीज़ों में भी इजाफा हो रहा है कीमतों में, इसके बारे में क्या कहेंगे? आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि अभी तक इस हुकूमत की काबीना नहीं आई, अभी तक ये हुकूमत जो है प्रॉपर तरीके से फॉर्म ही नहीं हुई। वन मैन शो? अभी एक भी कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई। तो ये जो जितनी आप बातें कर रहे हैं कि ये शायद इसमें हमारा रोल है, ये बहुत ही एक बचकाना बात होगी कि आप अगर इकोनॉमिक डायनामिक्स को समझे बगैर के जो पीछे का एक जो लोड चला आ रहा है, बिल्कुल हम इन चीजों को कंट्रोल करेंगे। लेकिन राना साहब फिर जब आपने सैलरीज में इजाफे का ऐलान किया, राना साहब सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन जब वज़ीर आज़म साहब ने सैलरीज और पेंशन में इजाफे का ऐलान किया फौरन ही, तो क्या ये जज्बाती फैसला था आवाम को इम्प्रेस करने के लिए, खुश करने के लिए, क्योंकि उनको ये फैसला वापस लेना पड़ा है? अब नहीं, देखें हम फैसला वापस नहीं लिया, ये आपकी खबर गलत है। जो ये तो नोटिफाई हो चुका है, जो पेंशन्स के ऊपर उन्होंने जो बात की वो नोटिफाई हो चुकी है। जो जब वो बात की अपना ये सरकारी मुलाजमीन की सैलरी की, तो उसके ऊपर जो है क्योंकि वो मार्च में बढ़ी थी तो इस वजह से जो है वो उनकी इंक्रीज नहीं अनाउंस की गई, लेकिन जो पेंशन की बात की वो तो नोटिफाई हो चुका है।
और वो बिल्कुल राइट। राना साहब आखिरी सवाल, सॉरी टू इंटरप्ट, ये बताइए कि कहा जा रहा है कि चीनी के रेट में जो इजाफा हुआ है वो शुगर कार्टेल को खुश करने के लिए किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि पीपल्स पार्टी में भी बहुत सारी शुगर मिले हैं, नून लीग में भी बहुत सारी शुगर मिले हैं, जहांगीर तरीन के साहब की भी रूठने की वजह यही थी। कुछ कहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, क्या अभी कोई कैबिनेट की मीटिंग हुई है? वन मैन शो है सर, वन मैन शो चल रहा है इस वक्त। वन मैन शो आप खुद बताएं, चल सकता है? आप कह रहे हैं सर कैबिनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, शहबाज शरीफ साहब अकेले सारा काम कर रहे हैं। अभी तक तो कैबिनेट नहीं बनी, पंजाब हुकूमत वन मैन शो हुआ ना सर, वन मैन शो ही हुआ अगर अकेले काम कर रहे हैं। नहीं, वन मैन शो नहीं हुआ ना, वन मैन ये नहीं कर सकता, ये कैबिनेट की डिसीजंस के बगैर, या जो चीनी की प्राइसेस हैं उसके पीछे एक पूरी डायनामिक्स होती है। शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं कि कितनी जो है वो कितनी आउटपुट हुई, आपके पास स्टॉक्स कितने मौजूद हैं, आपकी डिमांड कितनी है, ये एक सिलसिला 6-8 महीने चलता है, तो ये प्राइसेस पे इंपैक्ट आता है। हम 1-2 दिनों के अंदर या 4 दिनों के अंदर इसके ऊपर इंपैक्ट ला ही नहीं सकते, और इकोनॉमिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह का प्रोपोगेट करना भी अवाम को, मैं समझता हूँ, मिस गाइडेंस है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसन अफजाल कह रहे हैं कि हम मिस गाइडेंस की तरफ, लेकिन मैटर ऑफ द फैक्ट इज दिस कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल्स हैं। तकरीबन 7-7.5 लाख के करीब हमारे इन्वेस्टर्स हैं, लोकल इन्वेस्टर्स भी और कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स भी, सब ने सेलिंग की, सिर्फ 5 ने बाइंग की, रिकॉर्ड इजाफा हो गया। ये वेबसाइट पे लिखा हुआ है, राना साहब प्लीज आप चेक कीजिएगा, पढ़ के आइएगा, क्योंकि यकीनन अगर आप इसका जवाब देते तो आवाम को मालूम पड़ता कि हकीकत क्या है। लेकिन आप यही कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब अकेले हैं, कैबिनेट नहीं है, मुश्किलात हैं उनके लिए, फिर भी रोज रोज बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं और कहा जा रहा है कि मईशत ट्रैक पे है। डॉलर कम हो गया, लेकिन आज डॉलर का अपवर्ड ट्रेंड दोबारा आ गया। बिल्कुल यही बात है। और अच्छा, बात यही है जिस बात पे हुकूमत को निकाला गया था, पीटीआई के अगेंस्ट खड़े हुए थे कि महंगाई बढ़ रही है, इस हुकूमत के आने के बाद भी मजीद चीज़ें और महंगी ही हो रही हैं, हमें कहीं रिलीफ तो नहीं नजर आ रहा अभी तक। इसी बारे में मजीद बात करते हैं कि हुकूमत में अभी मजीद क्या होने वाला है। हम चलते हैं बोल्ड प्रेडिक्शन की तरफ, और आज हमारे साथ मौजूद है उनसा शाह, उनसे सवाल जवाब करेंगे कि माशी सूरत हाल क्या नजर आ रही है उनको। जी उनसा, ये बताइए कि पेट्रोल दोबारा से महंगा हो रहा है, बिजली की कीमतों में इजाफा होने वाला है, और जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा कि हुकूमत गिराने का, यानी हुकूमत को पीछे भेजने का पीटीआई के अगेंस्ट सवाल ही यही था कि महंगाई बहुत हो रही है। अब आप क्या देखती हैं, माशी सूरत हाल क्या नजर आ रही है आपको इस हुकूमत की? पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम, और आपकी सवाल की तरफ चलते हैं। और जी देखें, मैंने जैसे लास्ट टाइम भी आपको कहा था जब लास्ट प्रेडिक्शन की थी कि ये जो हुकूमत नई बन रही है और इसको भी मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली मैं अब कार्ड्स आज के देखें, एनर्जी चेक कर सकते हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और ये प्रेडिक्शन मेरी कह रही है कि आज की एनर्जी के मुताबिक भी आज से जो है वो हुकूमत को जो है मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और जहाँ तक इकॉनमी की बात है, इकॉनमी जो है वो मुझे कोई इतनी स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र नहीं आई, कोई फ़र्क महसूस होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ तक महंगाई है वो मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि किंग ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड है और ये एनर्जेटिक कार्ड होता है, तो महंगाई जो है वो बढ़ती ही नज़र आ रही है। जैसे पेट्रोल की कीमत हो गई या ग्रॉसरी जो आइटम्स हो गए, उसमें भी मुझे महंगाई में इजाफा ही होता जा रहा है। कोई आवाम के लिए कोई ख़ास मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा। हाँ, ये हो सकता है कि देखें जून में बजट आ रहा है तो थोड़ा सा बैलेंस हो सकता है, जब बजट आएगा तो फिर कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन कोई 19-20 का फ़र्क होगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो हुकूमत पे भी प्रेशर, फुल प्रेशर है, और गवर्नमेंट जो है वो आवाम का भी प्रेशर होगा हुकूमत पे, और बाकी जो है वो जो पार्टीज़ हैं उनका भी प्रेशर होगा। सही। उनसे ये बताइएगा कि मेरे पास एक डीएम आया है, सवाल किया जा रहा है, सुल्ताना ये सवाल कर रही हैं कि आप बताएं कि इमरान खान साहब इतने जलसे कर रहे हैं आजकल, और कल उनका कराची में भी जलसा है, पेशावर में जो आवाम का सुनामी बाहर निकल के आया वो हम सब ने देखा। आगे आपको क्या लगता है कि खान साहब के लिए क्या चांसेस हैं, उनके लिए आगे सितारे क्या कहते हैं हुकूमत की तरफ आने के लिए, दोबारा क्या उनके चांसेस हैं?
जी वर्दा, लास्ट टाइम याद है आपको किंग का कार्ड आया था, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था खान साहब के लिए, और इसी को मैं कंटिन्यू करूँगी। द वर्ल्ड का कार्ड है और मुझे लगता है कि वो मुख्तलिफ़ शहरों में, मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में भरपूर तरीके से जलसे जुलूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी जो भी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत जो पावरफुल तरीके से होंगी, और मुझे लगता है कि देखिए उनकी दिन ब दिन, जैसे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, आज भी दिन ब दिन उनकी फेम में, उनकी मकबूलियत में इजाफा होता रहेगा, और अवाम जो है, पब्लिक जो है, मोस्टली जो है वो इमरान खान साहब का साथ देती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल उनसा, थैंक यू सो मच, आपने हमें हमारे सवालों के जवाब दिए, आपने हमें प्रेडिक्शन से आगाह किया कि आपके टैरो कार्ड्स आगे क्या कहते हैं। खैर, जो भी इमरान खान साहब की जो पोस्ट इक़्तिदार की अगर हम बात करें हुकूमत छोड़ने के बाद, तो उसमें मजीद दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, और आगे देखना ये है कि अब कल की जो सिचुएशन है, कल का जलसा होगा, क्योंकि उन्होंने खुद से कहा है कि जब मैं कराची में जलसा करूँगा तो पूरे मुल्क से लोग निकल के मुझे सुने। अब देखना ये कल क्या होगा, और बड़ी सिचुएशन यकीनन आज पीपल्स पार्टी भी पावर शो कर रही है। कराची में 3 तलवार पे रोड्स ब्लॉक किए हुए हैं, और जब दूसरी पार्टी 3 तलवार पे कुछ पावर शो करती हैं तो रोड्स ब्लॉक नहीं होते, पीपल्स पार्टी करती है तो रोड ब्लॉक हो जाते हैं। खैर, लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। लेकिन एक चीज़ यकीनन, हम रमज़ान में हैं, हम रोज़ों में हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आक़ा दो जहां रहमतुल लिल आलमीन वजाए तख्लीक़ कायनात ने हमें बड़ी अच्छे तरीके से समझाया है कि ज़िंदगी को कैसे जीना है, इखलाक कितना ज़रूरी है, अपनी ज़बान को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से ख्याल करना है किसी का दिल ना दुखे, किसी का माल ना खाना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी की चोरी नहीं करनी। लेकिन सैडली आजकल के दौर में लोगों के लिए दिल दुखाना इज़ नो बिग डील, किसी का माल खा जाना इज़ नो बिग डील। मैं आपको प्रोग्राम में आगे चल के जब आलिम के बोल होगा और तारीख़ इस्लाम की हम बात करेंगे तो उस वक्त बताऊंगा कि किसी का माल खाना और दिल दुखाना कितनी बड़ी बात है। लेकिन इस वक्त आजकल हमारी सोसाइटी में सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी चल रहा है। नहीं देखा जाता सामने कौन है, नहीं देखा जाता किससे बात की जा रही है, नहीं देखा जाता किसके बारे में बात की जा रही है, और जो दिल में आता है बिना सोचे समझे कह दिया जाता है। मेरी गुजारिश होगी तमाम देखने वालों से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज इंसान को इतनी तरक्की दी है। हज़रत इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, जहाज़ों में उड़ रहा है, टैंकों में चल रहा है, पानी में बड़ी स्पीड से जाता है अपने जहाज़ में, लेकिन हम फिर भी ये नहीं समझ पाए हैं कि हकीकत क्या है। ज़िंदगी की हकीकत यही है। अब देख के कितनी हैरत हो रही है तलहा इस बात को देख के कि जिस तरह की लैंग्वेज लोग यूज़ करें कि हम अपने ऑन स्क्रीन चला भी नहीं सकते। क्या ये सब बातें ये ज़ेब देती हैं? क्या हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम बहैसियत एक कौम और एक मुनज़्ज़म कौम हमें ये बातें सूट करती हैं कि इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, बड़े छोटे का लिहाज नहीं करना, फैमिली का लिहाज नहीं करना, सोशल मीडिया पे ऐसे वायरल करना? आपके बच्चे हैं, बहनें हैं, भाई हैं, वो देख रहे हैं। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़े, आखिर ये हो क्या रहा है हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में ये सिचुएशन चल क्या रही है? हम बात करेंगे, डॉक्टर वजिया हमारे साथ हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। जी वजिया, ये बताइएगा, इख्तिलाफ राय सबका हक है, लेकिन इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, इस तरह की वीडियोज़ बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, लिहाज ना रखना, कुछ भी किसी का ख्याल नहीं करना, ये सब क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बारे में यही कहूँगी कि बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, ये बहुत गलत है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। इज़हार ख्याल सबका हक है, सबको आज़ादी हासिल है। ऑब्वियसली आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, सबको अपनी राय का इज़हार करना चाहिए। बट मसला ये है कि हमारा अगर एक पीछे पूरी एक टाइम देखें कुछ सालों का, तो हमारा मुल्क एक क्राइसिस से गुजर रहा है मुस्तकिल। कभी कोविड है, उसके बाद फिर महंगाई का रोना है, कोविड के बाद ही काफ़ी मेंटल हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो गए थे, और उसके बाद जिस तरह से अब हमारा मुल्क एक अनसर्टेन पोजीशन में है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, हर कोई इस वक्त मेंटली टॉर्चर से गुजर रहा है, कोई किसी को डिफेंड कर रहा है, कोई किसी को डिफेंड नहीं कर रहा है। इन अ वे लोग मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ चुके हैं। इसलिए जिसके पास जिसके दिल में जो है, जिस तरह से है, वो मीडियम यूज कर रहा है अपनी राय का इजहार करने का, विच इज इन अ वे वेरी रॉन्ग। नहीं होना चाहिए ऐसे ऑब्वियसली। वजिया, एक शख्स ने दूसरे शख्स को टेक्सला में कत्ल कर दिया, सियासी बहस से बात शुरू हुई थी। अब इतनी सीरियस सिचुएशन पे सोसाइटी हम चुप बैठे हुए हैं, अजीब बात नहीं है? या एग्जैक्टली, एज अ सोसाइटी जाहिर सी बात है हम चुप बैठे हुए, ये भी एक अजीब सी बात है। बट देखिए, हमारे हाथों में कुछ ज्यादा है नहीं करने को, क्योंकि हम इस वक्त हम खुद एक एज अ कठपुतली काम कर रहे हैं। हमें खुद नहीं पता कि हमारे मुल्क किस हालात की तरफ जा रहे हैं, क्या होगा। हम खुद एक बहुत डॉक्टर वजिया, इसकी क्या कहीं ये वजह तो नहीं है कि हमारी सोसाइटी में जब कोई किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो लोग कहते हैं ओ ये दिमाग के डॉक्टर के पास जा रहा है, ये तो पागल हो गया है। हमारे यहाँ साइकेट्रिस्ट या दिमागी अमराज का इलाज कराना नॉर्मल नहीं समझा जाता, लोग उसको फौरन से एब्रप्टली कह देते हैं कि ओ ये तो पागल हो गया, दिमाग के डॉक्टर के पास जा रहा है। और मेंटल डिसऑर्डर्स कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं हमारी सोसाइटी में, नो वन इज टॉकिंग अबाउट देम।
द थिंग इज दैट कि ऑब्वियसली कोई बात नहीं कर रहा है इसके बारे में, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज के लोग ये नहीं कहते कि पागल हो गए, लोग कहते नफ्सियाती हो गए हो तुम। नफ्सियाती हो गए। तो द थिंग इज दैट कि देखिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि इज़हार ख्याल हर किसी का हक है, बट जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारी राय का रिस्पेक्ट, हमारी राय के लिए कि लोग रिस्पेक्ट करें, इसी तरह हमें चाहिए कि हम दूसरे की राय की रिस्पेक्ट करें। हम उन्हें मौका जरूर दें बोलने का, लेकिन ऑब्वियसली हमारी अपनी एक पर्सनल ओपिनियन है जो इम्पोर्टेंट है। सही। वजिया बहुत देखना चाहिए कि जो बोल रहे हैं, वजिया बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा, टाइम की कमी है हमारे पास, कि दम बर्दाश्त इतना बढ़ता चला जा रहा है अवाम में, इसका जिम्मेदार कौन है? किसको आप जिम्मेदार करार देंगी इसका? इसका जिम्मेदार इसके जिम्मेदार कोई एक नहीं है। मैं सरबराह मुल्क को नहीं कह सकती, हम सभी कहीं ना कहीं हम सब इसके जिम्मेदार हैं। जैसे कि साइकियाट्रिस्ट की बात है, उसके बारे में हर कोई अपने जगह पे जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं हर किसी का पार्ट है इस हद तक पहुंचने के लिए कि इस हद तक चीजें बढ़ गई हैं अब हमारे मुल्क में। चलें जी, बहुत जी हाँ, थैंक यू सो मच। लेकिन रिक्वेस्ट हमारी यही है कि आप तहजीब का दामन ना छोड़ें, एटलीस्ट अपने मज़हब का, अपनी सिचुएशन का ये ख्याल रख लें कि आप किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा मज़हब कतई हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता ताला कि हम किसी के साथ इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करें, बदतमीज़ी करें, तहजीब का दामन छोड़ दें। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, रमज़ान स्पेशल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साबका वज़ीर आज़म इमरान खान की सबसे बड़ी अचीवमेंट पे, यानी कि इस्लामोफोबिया पे। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहली बार इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दिन मनाया जा रहा है। इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा ने हर साल 15 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। पंजाब के शहर झंग में मुस्लिम इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम हज़ारों पाकिस्तानियों ने UN थैंक यू का इंसानी मॉडल बनाकर अक़वाम आलम की नुमाइंदा तंजीम का शुक्रिया अदा किया है। मुस्लिम इंस्टीट्यूट का एक बेहतरीन इक़दाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम को किसी पैगंबर की ज़रूरत नहीं पड़ी। वजह थी औलिया कराम, औलिया इस्लाम को ज़िंदा रखे हुए हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की एक नज़र से 90 लाख लोग मुसलमान हो गए इंडिया में। ऐसे एक वली हैं अल्लाह के, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी औलाद पाकिस्तान में बेहतरीन काम कर रही है, चाहे वो दीन की खिदमत हो, चाहे वो मोटर स्पोर्ट्स हो, चाहे वो नेज़ेबाजी हो। उनकी औलादों में से एक औलाद इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है और ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है। हम हमेशा प्राउड फील करते हैं जब वो आते हैं। साहबजादा सुल्तान अहमद अली साहिब, चेयरमैन मुस्लिम इंस्टीट्यूट झंग, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। साहबजादा साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। दुनिया भर में पाकिस्तान की कोशिशें रंग ला रही हैं और इस्लामोफोबिया का दिन मनाया जा रहा है, लेकिन जो परसेप्शंस हैं, जो दिमाग के अंदर एक वो बुत बन गए हैं इस्लाम के, जो गलत हैं, जो हमें तोड़ने हैं, उनको तोड़ने के लिए हमें और आगे बढ़कर सुल्तान साहब क्या करना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया आपका। बुनियादी तौर पे तो इस वक्त हमें सबसे पहले एक बड़ा एजाज़ ये मिला पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के इनिशिएटिव के ऊपर दुनिया के 193 कंट्रीज के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक बैनुल अक़वामी दिन मुकर्रर किया 15 मार्च को, जो इंशाल्लाह हर साल मनाया जाएगा। और इससे हमें एक बहुत बड़ा लीगल रास्ता मिला है। दुनिया भर के अंदर मुसलमानों का जो इस वक्त कर्ब है, मुसलमानों की जो तकलीफ है और जो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, जो इनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है, जो दुनिया भर के अंदर इनके लिबास के ऊपर, इनके तर्ज तामीर के ऊपर, इनकी लैंग्वेज के ऊपर, इनके अटायर के ऊपर, इनके हुलिये के ऊपर जितनी ज़्यादा एक वो डिपिक्शन जिस तरीके से टेरर की जाती है, उसको हमें नेगेट करने का मौका मिलेगा और इस्लाम की जो सही तस्वीर है दुनिया के सामने वो लाने का हमें इस पर मौका मिलेगा। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम का ये एक हमेशा से इम्तियाज रहा है कि जब भी इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है या जब भी इस्लाम की वकार की, इस्लाम की इज्जत की बात आती है, तो उसमें पाकिस्तानी हमेशा बहुत ज़्यादा अपने अपने अंदाज में अपने अपने टाइम पूरी कोशिश करते हैं कि हम बेहतरीन तरीके से दुनिया को अपना मैसेज कन्वे कर सकें। तो हमारा इसमें बुनियादी यही था कि UN के बारे में बहुत से हमारे इख्तिलाफात भी रहे हैं, वो फ़लस्तीन के मसले पे हों, कश्मीर के मसले पे हों, लेकिन पहली मरतबा इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग उन्होंने सपोर्ट की है इस्लाम को, मुसलमानों के इश्यूज को उन्होंने एड्रेस किया। तो हमें इस बात पे दिली खुशी थी और हम समझते थे कि यही एक जायज़, कानूनी, बेहतरीन, पुरअमन रास्ता है
कि मुसलमान अपने हकूक की जदोजहद कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इनवाइट किया पाकिस्तानी मुसलमानों को, लोगों को। तो पूरे मुल्क से यहाँ पे लोग आए हुए थे हजारों की तादाद में। उन्होंने अपने आप को UN थैंक यू टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया के मॉडल के अंदर उन्होंने डाला बड़े पुरअमन तरीके से। और ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है पूरी दुनिया के सामने। और ये शुक्रिया भी अदा करना था हमें हमारी मुसलमानों की, पूरी दुनिया के मुसलमानों की, वो चाहे यूरोप में रहते हो, अफ्रीका में रहते हो, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, एशिया में, चाइना में, दुनिया में जहाँ भी मुसलमान रहते हैं, ये उन सब के दिली जज्बात की एक तर्जुमानी थी। और ये एजाज जो है वो पाकिस्तान के साथ। सही, बेशक। सुल्तान साहब अल्हम्दुलिल्लाह, ये बताइएगा सुल्तान साहब कि हम किस तरह से इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो जद्दोजहद चल रही है उसमें हम अपना इनपुट कैसे दे सकते हैं? इंडिविजुअलिटी में हर कोई अपना अपना हिस्सा कैसे डाले? जी, एक तो मेरे ख्याल में हमारा जो अपना करैक्टर है, हमारी ट्रूथफुलनेस है, हमारा अपना जो किरदार है, वो सबसे पहला इसके अंदर हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि हम इस तरह के मुसलमान बने जो हमें कुरान मजीद ने सिखाया और जो हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। इंडिविजुअल लेवल पे हमें बहुत सी काविशें जो है वो हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त दुनिया में रिसर्च की इस्लामोफोबिया के हवाले से बड़ी ज़रूरत है। तो हमें जितने अच्छे रिसर्चर्स हैं, जितने मुहक्किकीन हैं, उनको हमें इंकरेज करना चाहिए कि वो इस्लाम की सही तस्वीर को पेश करने में अपना किरदार अदा करें। जो ब्लॉगर्स हैं वो अपने तरीके से एक बहुत भरपूर किरदार अपना अदा कर सकते हैं। इसी तरह जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सेस रखते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग होती है, वो अपने हिसाब से उसमें एक बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। मैं बोल का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंडिविजुअल लेवल पे आपकी टीम जो किरदार अदा कर रहे हैं इसके लिए, अभी हम जिस पे बात कर रहे हैं, ये भी उसी का एक हिस्सा है और ये बड़ी काबिल तहसीन चीज़ है। इस तरह मेरे ख्याल में हम दुनिया को छोटे छोटे इन कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ बहुत भरपूर तरीके से बता सकते हैं। एक स्टेप फॉरवर्ड की भी ज़रूरत है और वो स्टेप फॉरवर्ड ये है कि मैं बोल से ये तजवीज़ देना चाहूँगा, बोल TV के प्लेटफॉर्म से, कि इस वक्त जो करारदाद पेश हुई है ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली की है और ये सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन है स्टेट्स के ऊपर कि वो इस्लामोफोबिया का दिन मनाएं और मुसलमानों के जज्बात का, उनके एहसासात का ख्याल रखें और उसका एहतराम करें। लेकिन अगला इकदाम ये है कि हम यूनाइटेड नेशंस के जो चार्टर है उसके चैप्टर 7 के तहत एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन लेके आए और ये तमाम मुसलमान ममालिक को ये करना होगा, जो दुनिया के तमाम मुसलमानों के तमाम ममालिक के ऊपर सिर्फ मोरल ऑब्लिगेशन ना हो बल्कि बाइंडिंग हो इस चीज के ऊपर कि मुसलमानों के एहसासात का ख्याल रखा जाए, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गुस्ताखाना हमला न किया जाए और जो हमारा जायज कानूनी हकूक हैं उसकी पासदारी की जाए और हमारे अटायर हैं, हमारा तर्ज तामीर है, हमारा हुलिया है, हमारी तालीमात है, हमारे लोगों का लिबास है, ख़वातीन का लिबास है, इसको किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन का निशाना न बनाया जाए। तो मेरा ख्याल है इस तरह के बहुत से इक़दामात हैं। सही सुल्तान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें अपना कीमती वक्त देने का। और बेशक खूबसूरत बात कही आपने कि हम इंडिविजुअली अपना हिस्सा अगर डालें, तलहा तो मुझे लगता है कि हम कुरान की तालीमात से बहुत दूर हो गए हैं। अगर हम कुरान को उसकी मफहूम के साथ, तफसीर के साथ पढ़ें, तफसीर के साथ पर उसका मफहूम हम समझेंगे कुरान में हमें क्या सिखाया जाता है, तो हम इंडिविजुअली अपना हिस्सा बिल्कुल डाल सकते हैं। साहबजादा सुल्तान अहमद अली साहब के बेहद मशकूर हैं, उनका फिर से शुक्रिया अदा करेंगे। वो हमारे शो पर भी आए और उन्होंने ऐसा इकदाम उठाया कि दुनिया भर में इस्लाम का एक पॉजिटिव इमेज गया और बेहतरी आई और इस्लाम को जो डैमेज किया जा रहा है वेस्ट की जानिब से, उसका हमने भरपूर जवाब दिया और इंशाल्लाह देते रहेंगे आपकी क़यादत में। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे कुछ बिजनेस की, इकोनॉमी की, अपने सेगमेंट उतार चढ़ाव में। कल हमने आपको एक मुआशी आदात और शुमार की रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली अफवाहों की तरदीद की थी, जिसमें कहा जा रहा था कि PTI हुकूमत बहुत सारे प्लान्स बनाकर आई थी लेकिन सारे प्लान फेल हो गए। फिर शौकत तरीन साहब जो उनके वजीर खजाना थे, उनकी स्टेटमेंट आई है कि PTI के पास कोई मुआशी प्लान था ही नहीं, वो किस तरह चल रहे थे उनको भी नहीं मालूम। माहिर मुआशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और शाहिद साहब मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं, इसलिए प्लीज जवाबात में ब्रीफ रखिएगा। पहला सवाल आपसे ये है, क्या वजह है कि शौकत साहब जो हैं जब वजारत में थे तब चुप बैठे रहे, जैसे ही सीट से फारिग हुए बोल उठे? ये अफसोसनाक बात है कि 1 साल तक इमरान खान साहब की काबीना में इंचार्ज रहे और 4 दिन सब्र नहीं हुआ, चौथे दिन उन्होंने एक ज़बरदस्त चार्जशीट इशू कर दी।
ये चार्जशीट जो उन्होंने इशू की है ये बहुत हल्की है। असल चीज़ तो ये है कि एक हिकमत अमली थी और वो ये थी कि ताकतवर तबकों को, माशिया को मराहत देनी है और उसका बोझ अवाम और मईशत पर डालना है और चोर डाकू का नारे लगा के मईशत की कारकर्दगी की जो आदाद शुमार है उसको पस से पुश डालना है। एक तो ये चीज़। दूसरे, एक शौकत तरीन साहब ने ये कहा है कि जी मईशत को ठीक करने में, पॉलिसी बनाने में टाइम लग गया, लेकिन रिकॉर्ड ये है कि जुलाई 21 से मार्च 22 तक जब वो प्रोग्राम बना चुके थे, पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन कारकर्दगी ये रही है। और इसमें हमने देखा कि तिजारती खसारा तारीख में सबसे ज़्यादा, रुपए की कदर में कमी तारीख में सबसे ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें जो अगर उन्होंने कोई स्कीम बनाई थी तो उसका मईशत कोई नुकसान ही हुआ, फायदा नहीं हुआ। राइट, ऑफ कोर्स पीटीआई के आने के बाद करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में गया था, फिर कोविड आया, फिर डेफिसिट में गया। शायद साहब आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगा, गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा स्टॉक मार्केट में 1700 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, डॉलर नीचे आया, आज फिर डॉलर ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या कोई आर्टिफिशियल बबल क्रिएट करने की कोशिश की गई आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक? नहीं, देखिए स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तो सेंटिमेंट्स के ऊपर जा रहा है और जब भी PMLN की हुकूमत होती है स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाता है। रुपए की कदर का मामला मुख्तलिफ है। हम ये देखें कि 28 फरवरी से लेके 9 अप्रैल तक यानी 5 हफ्ते में ये 11 रुपये गिर गया था और वो इसलिए गिरा था कि इमरान खान साहब ने जो वो बारूदी सुरंग बिछा दी थी और IMF के साथ मुआहदा तोड़ दिया था और बेयकीनी की कैफियत हो गई थी। IMF ने अपना प्रोग्राम रोक दिया था, उसकी वजह से तबाही बर्बादी आई। तो जब ये हुकूमत आ गई और उन्होंने कहा कि हम IMF से मामला तय कर रहे हैं, तो वो जो 11 रुपये जो था वो गिरा था उसमें से 7 हो गया। ये बताइए शाहिद साहब, एकदम से कीमतें बढ़ रही हैं हमारी इकोनॉमी में। हम देख रहे हैं पेट्रोल की कीमतों की बातें हो रही हैं और रिकॉर्ड हाई पे जा रही हैं। कह रहे हैं डीजल 200 क्रॉस करेगा, पेट्रोल 20-30 रुपए बढ़ेगा, चीनी बढ़ गई है 12 रुपए खामोशी से रातों रात। हो क्या रहा है शाहिद साहब? नहीं, देखिए बात ये थी कि जो रुपए की कदर आप इस बुरी तरह गिराएंगे तो जो मुल्क 75 बिलियन डॉलर्स की दरामदात करता है उसकी मालियत रुपये में कितनी बढ़ जाएगी और उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी प्राइम मिनिस्टर के पास एक ऑप्शन है और वो ये है कि शायद आज वो कीमतें ना बढ़ाएं और उसके बाद अगले हफ्ते जब IMF से मुज़ाकरात हों उसमें फिर वो एग्री करके ये उनके खाते में डाल दें। ये ऑप्शन उनके पास मौजूद है। लेकिन अगर कीमत फौरी तौर पर नहीं भी बढ़ाते तो बजट खसारा बढ़ेगा और अगले बजट में उनको बेतहाशा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये चंद हफ्ते के बाद उनको यकीनन ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा जब IMF का प्रोग्राम बहाल होगा। और उनका बिल्कुल ये IMF का कहना है कि जनाब आपने तो 28 फरवरी से पहले हमें तहरीरी तौर पे ये कहा था कि जून तक आप कीमतें कम नहीं करेंगे और आप बढ़ाएंगे और आपने अब कम कर दी तो इसको कंपनसेट करें। शाहिद साहब ये बताइए, IMF के पास जितने भी मुल्क जाते हैं क्या वो अपने पैरों पर माशी तौर पर खड़े हो पाते हैं? नहीं, देखिए हम 23 दफ़े जा चुके हैं और IMF का अभी जो है वो ये है कि मईशत को पहले इस्तेहकाम दें और उसके बाद ग्रोथ की बात करें और वो इस्तेहकाम कभी आता ही नहीं है। तो आप ये देखिए कि 1993 से आज तक कोई पाकिस्तान की हुकूमत ऐसी नहीं है जो IMF के पास ना गई हो। और इमरान खान साहब ने जाने से पहले यकीनी बना लिया है कि कुछ अर्से के बाद 24वीं मरतबा भी हम IMF के पास जाएंगे। और IMF जो है वो अमेरिका का जो वहाँ पर उनके मेजोरिटी शेयर्स हैं उनका एजेंडा फॉलो करता है, जिसमें तरक्की याफ्ता तरक्की पजीर मुल्कों जिसमें पाकिस्तान ख़ास तौर पर है क्योंकि जौहरी क़ुव्वत है, उसकी मईशत को कमज़ोर रखना लेकिन डूबने ना देना जब तक अफ़गानिस्तान के मामलात में उनको हमारी ज़रूरत है। तो अगर हम उसके प्रोग्राम से बाहर नहीं निकलते तो ये धोखा कौम को ना दें कि मईशत बेहतर होगी। राइट, ये बताइए शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते ही उन्होंने पैसे भी बढ़ा दिए, छुट्टियां कम कर दी, काम बढ़ा दिया, काबीना उनकी बनी नहीं है, वन मैन शो की तरह काम कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि उनके पास कोई मुआशी पॉलिसी है इस वक्त? नहीं, देखिए माशी पॉलिसी का मैं बता दूं कि हर पार्टी के पास एक माशी पॉलिसी होती है, ख़ासतौर से इनका मंशूर बहुत वाज़ेह है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई पार्टी अपने जो मंशूर होता है उससे 100% इनराफ करती है तो जो उसको मैंडेट मिली या वोट मिला वो तो उसको मिला था उस हिकमत अमली को। अगर आप उसे 100% इनराफ करते हैं तो राइट ऑफ रूल रहता है या नहीं रहता, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये मैं इसलिए भी आपको कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ ने एक ज़बरदस्त 10 नुकाती हिकमत अमली दी थी 2018 के इंतखाब से पहले। उसमें ये बताया था कि जी हम 100 दिन के अंदर बहाली जो मईशत का हमारा प्रोग्राम है जो हमने तैयार कर लिया है, जो हमने कर्ज़ों पर इन्हिसार कम करने राइट, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी है, आपकी मैं आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ, उम्मीद करते हैं दूर करेंगे। लेकिन शाहिद साहब ने वाज़े कर दिया है कि जो मंशूर होता है सियासी जमातों का जब वो पावर में आती हैं उस वक्त तो बातें बड़ी अच्छी होती हैं, ये भी करेंगे ये भी करेंगे ये भी करेंगे। पावर में आने के बाद वो टारगेट्स अचीव नहीं किए जाते।
शाहिद साहब जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था शाहिद साहब कि इस वक्त जो डॉलर का ट्रेंड आप देख रहे हैं, क्योंकि डॉलर सबसे बड़ी अलार्म बेल है हमारे लिए कि अगर डॉलर बढ़ता है तो सब कुछ बढ़ जाता है, खासतौर पे डेट फाइनेंसिंग, कर्जों की मद में जो अदायगियां होती हैं। डॉलर को आप कहां जाते हुए देख रहे हैं शाहिद साहब? देखिए, चंद हफ्ते तक तो ये 180 के करीब ही रहेगा। जब पाकिस्तान बना था तो हमने 3 रुपए 50 पैसे से शुरू किया था। अब IMF से हम कर्जे लेंगे, बड़े पैमाने पर दूसरे कर्जे ले रहे हैं, सऊदी अरब के पास जा रहे हैं पैसे मांगने, चाइना के पास जा रहे हैं, तो आर्जी तौर पर आपको 180 के करीब ये नजर आएगा। लेकिन ये हर माह, हर सालाना 12% तो हमारा गिरता ही है, वो गिरता चला जाएगा। फौरी तौर पर ये नज़र आएगा कि शायद कुछ स्टेबिलिटी है, लेकिन ये बहुत ही आर्जी होगी, कर्जों के बढ़ने की वजह से होगी, मईशत की बेहतरी से नहीं। क्या कभी इन कर्जों से हमारी जान छूटेगी शाहिद साहब? देखिए, हम छुड़ाना नहीं चाहते, छुड़ाना नहीं चाहते। एक बिल्कुल आज़ाद शुमार बता दूं, हम इनकम टैक्स की मद में 5000 अरब रुपया कम खर्च कर रहे हैं, वसूल कर रहे हैं, 5000 बिलियन पर ईयर। और ये 97 से हम कह रहे हैं कि हमारा टैक्स GDP 12% होना चाहिए, 22%, हमारा है 11%। हम उस पर ताकतवर तबकों से देने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, वक्त की कमी है, माजरत, आपका बहुत कीमती तज्जिया हमारे साथ शेयर किया। उम्मीद करते हैं कि मुल्क में हमारे अच्छे वजीर खजाना आएंगे जो पावर में रहकर चुप नहीं बैठते और पावर से निकल के एकदम से शोर नहीं मचाते कि PTI के पास पॉलिसी ही नहीं थी। खैर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सिलसिला जारी रहेगा। डालडा के दस्तरखान पे आपको लेकर चलेंगे। देखते रहिए दुनिया बोल है। दुनिया बोल है रमजान स्पेशल में आपको वेलकम बैक कहेंगे और अब आपको लिए चलेंगे डालडा के दस्तरखान की जानिब, जहां मौजूद हैं वर्दा एंड सुमैया। ओवर टू यू गाइस। This segment is brought to you by डालडा लाया इस रमजान, ज्यादा बरकत ज्यादा बचत। डालडा। थैंक यू सो मच तलहा, और आप सबको, सभी देखने वालों को मेरी और सुमैया की तरफ से वेलकम टू डालडा का दस्तरखान। और कैसी है सुमैया? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। और तलहा, ये आपके लिए सुमैया आज बहुत प्यारी लग रही है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन तलहा। खैर, बहुत शुक्रिया। और आप सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं? और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी डेली आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारी दुआ साथ है। और मैं ये बात बताती चलूँ कि मैं तलहा को नाम लेके क्यों स्पेशली उनको कहा कि कहते हैं ना, जब दो खवातीन आपस में अच्छी दोस्त हो जाती हैं, एक दूसरे की तारीफ करें, तो मर्द हजरात को ये बात हजम नहीं होती है, और ये प्रूफ करते हैं तलहा। चले, वो भी इसका जवाब देंगे, वो जवाब देंगे और मैं तलहा के जवाब का वेट करूंगी। चलिए, ये डालडा के दस्तरखान में आज हम बना रहे हैं बहुत ही मजे की और यमी सी रेसिपी। ये बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद है, और आई एम श्योर सुमैया ये आपको भी बहुत पसंद होगी। क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं क्रीमी मशरूम स्टेक। ओह वाओ, मेरी फेवरेट। विद बटर राइस। अच्छा, इसके साथ बटर राइस सर्व करते हैं। आप चाहें तो आप वेजिटेबल्स या फ्राइज भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन टू मेक इट अ कंप्लीट अ प्रॉपर मील, कुछ लोग साइडलाइन राइस प्रेफर करते हैं, तो मैं प्लेन राइस नहीं, मैं प्रेफर करती हूँ कि आप इसको बटर राइस के साथ बनाएं। वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और अच्छा जी, सबसे पहले क्योंकि हम चिकन की बना रहे हैं, हाँ, हम गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। शामिल गुफ्तगू करेंगे, उनको वेलकम करेंगे डालडा के दस्तरखान में। डॉक्टर जुबैदा, हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? so much for calling me. This is I mean cooking show पे it's for the first time, but तुमसे वैसे तो डेफिनेटली हमारी बहुत अच्छी बातचीत और हमेशा बड़े अच्छी हमें एडवाइस देती हैं एज अ हेल्थ एक्सपर्ट। लेकिन आज हम आपसे बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो में बात करेंगे। और रमजान में हैं आप, तो कैसी रमजान कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजर रहे हैं। गुड, नाइस, अल्लाह का शुक्र है। मौसम भी कुछ इतना नहीं चल रहा है, इट्स बेटर। और वर्दा बना रही हैं आज स्टेक, क्रीमी मशरूम स्टेक। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 चिकन फिलेज हैं, उसको हमने पाउंड कर लिया है। और अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि चिकन अंदर से मसाला जो है वो अंदर नहीं जाता, तो आप फोर्क की मदद से आप इसको प्रिक भी कर सकते हैं, टूथपिक से प्रिक कर लें और इस तरह से फ्लैटन कर लीजिए, पाउंड कर लीजिए पाउंडर की मदद से। एक अदद फेटा हुआ अंडा लिया है मैंने, इसमें मैं डाल रही हूँ हस्बे जायका मेहरान का नमक, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आयोडाइज सॉल्ट है मेहरान का, आप चाहें जितना भी ले सकते हैं अपने जायके के हिसाब से। अच्छा, मेहरान का सी रॉक सॉल्ट भी आता है, क्रशर में आता है, ब्लैक पेपर आता है क्रशर में, लेकिन मैं यहाँ पे मेहरान का ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मेहरान की एक बड़ी रेंज है हमारे पास मौजूद है, जिसमें स्पाइस मिक्स भी हैं, स्ट्रेट स्पाइसेस भी हैं, सॉसेस भी हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पे आज ये पकोड़ा मिक्स भी रखा है, दही बड़ा मिक्स भी रखा हुआ है। क्या बात है, ये एक नई रेंज है भाई। ये बहुत ही, और अनकरीब में बनाना सिखाऊंगी आपको। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर जो रखा है मैंने ये यूज़ किया है। आप चाहें तो आप मेहरान का क्रशर भी यूज़ कर सकते हैं ब्लैक पेपर पाउडर के लिए। वो ऑनलाइन स्टोर्स पे अवेलेबल है, वो ऑनलाइन स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मैं काली मिर्च ऐड कर रही हूँ ½ टीस्पून, और पेपरिका पाउडर है मेरे पास यहाँ पे 1 टीस्पून, ये ऐड करूँगी ताकि थोड़ा सा चिकन में फ्लेवर आ जाए। ऑरेगानो जाएगा इसमें 1 टीस्पून, और गार्लिक पाउडर जाएगा। अगर गार्लिक पाउडर आपके पास नहीं है तो आप लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, इसका एक बहुत अच्छा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है, और गार्लिक पाउडर का एक अलग ही फ्लेवर आता है। सही। इसके बाद मैं चिकन को इसमें मैरिनेट कर दूंगी, और इस पॉइंट पे चिकन को मैरिनेट करने के बाद आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। बाद में आप इसको जब भी चाहें तो फिर आप निकाल, आप जब भी चाहें आप बनाएं, सिर्फ सॉस बनाएं। सॉस बनाना बहुत आसान है, और सॉस आसान है, 1 मिनट में बन जाती है। इसकी सॉस मेन है, और सॉस तो आपको गरम गरम उसी वक्त ही बनाई जाती है। अच्छा, आप चाहें तो आप पास्ता के साथ भी सर्व कर सकते हैं, मैश पोटैटो के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बेक पोटैटो के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो मैं इसको मैरिनेट करती हूँ, और हमारी हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। तो मुझे बताइए कि कहते हैं कि आपको फ्राइड आइटम्स कम खाने चाहिए, और उससे डायरेक्ट आपका हार्ट का ताल्लुक भी होता है, और आपको जो डायबिटिक पेशेंट उनके लिए भी कहा जाता है कि अवॉइड कीजिए। क्या कहेंगे? लेकिन वर्दा आजकल बहुत सारे फ्राइड आइटम्स, रमजान है, रमजान में यही सवाल है अक्सर में। सोच रही थी कि अनयूजुअल सी रेसिपी रमजान के हवाले से, जो समोसे पकोड़ा, बट आई एम हैप्पी कि इट्स समथिंग डिफरेंट, कि डिनर में आपको कुछ लेना हो, या आप चाहें सहरी में हम क्या ले सकते हैं। और ये वाला जो हमारे रोज़े जो गर्मियों में स्पेशली आते हैं, तो इसके अंदर हमारा वाटर इनटेक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हमें सहरी में टाइम नहीं मिलता, बट अफ्तार के बाद से लेकर के सहरी तक, तो फ्राइड आइटम यार इस सेंस में कहते हैं बिकॉज आप पूरे दिन फास्टिंग में होते हैं। जो है ये एक प्रोसेस है, अल्लाह ताला ने सिर्फ इसलिए नहीं रखा हुआ कि हम भूखे रहेंगे, बॉडी जो है वो उसके साथ डिटॉक्स हो रही होती है। सो जब इतनी लंबी फास्टिंग कर लेते हैं, और उसके बाद जब पूरी बॉडी डिटॉक्स होने के मरहले में दाखिल हो रही होती है, तो हम शुरू हो जाते हैं वो विद ऑल दोज थिंग्स जो ऑयल एंड एवरीथिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती हैं। तो वो पूरा जो सारा दिन का जो आपने अपना सिस्टम बेहतर करने की तरफ आया होता है, वो एकदम से दोबारा से वो फिर बैक होता चला जाता है। ये शिकायत मुझे भी और बहुत सारी खवातीन को हो जाती है, क्योंकि हम पानी का इंटेक कम करते हैं वर्दा। डॉक्टर साहब, हमें अक्सर किडनी का इशू हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शन की। मैं भी यही सवाल करना चाह रही थी। हाँ, सही कह रही है। बहुत सारे लोगों के साथ हो जाता है, क्योंकि डेफिनेटली याद भी नहीं रहता कि पानी कितना पिया है। और एक बात ये भी कि एक तो फ्राइड आइटम हम बहुत खाते हैं, फिर हम शरबत पीते हैं, रोजा खोलते हैं, जो कि बहुत ही, जरा आप प्लीज बताएं कि क्या करें, और ये किस तरह, ऐसी क्या चीज़ करें पानी डेफिनेटली लेना है। रमज़ान में हमारे पास मोस्टली पेशेंट्स जो है ना, वो इसी के अपने पेन के साथ आ रहे होते हैं कि हमारा जो है कोलिक की पेन शुरू हो गया है, यूरिन में प्रॉब्लम शुरू हो गया है, एंड देन वी आस्क, तो वो वही होता है कि पानी, ऑब्वियसली पानी आप नहीं पी पाएंगे। अपने सब क्या करना है, और इसमें सुमैया ये करना होगा कि आपको अपनी बोतल भर के अपने पास रख लेनी है। एक अलग बोतल बनानी है। आपने नहीं रह सकता कि आपने जाके उठ के ग्लास लेना है, वो आपको पता है कि वो बोतल आपने इतनी देर में ख़त्म कर देनी है। तो अफ्तार से लेकर सहरी, जब तक आप जाग रहे हैं, मोस्टली लोग लेट जाग रहे होते हैं, तो आप कोशिश करें कि लीटर की 2 बोतल जो हैं वो आप, क्योंकि आपके पास होगी, आपके हाथ में होगी। जिन लोगों को ज़्यादा डिहाइड्रेशन का इशू रहता है, जिनको पसीने आते हैं, गर्मी में रहते हैं, जो लोग हर वक्त AC में नहीं होते, तो वो उसमें थोड़ा सा ORS डालकर भी पीते रहें, तो वो इट मेक्स यू फील बेटर, एनर्जेटिक, और आपका जो यूरिनेशन वाला प्रोसेस। अच्छा, मेरी एक सवाल भी है आपसे इसी से रिलेटेड, लेकिन मोहम्मद इकबाल मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं, कॉलर हमारे साथ हैं, उनको भी ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम इकबाल। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल करना चाहेंगे? ये चिकन स्टेक के बारे में पूछना था, ये कैसे बनाते हैं? ये स्टेक यही मैं बता रही हूँ, इसके लिए तो आप शो देखिए डाला का दस्तरखान हमारा कंटिन्यू बैठ के मैं वही बना रही हूँ। कोई सवाल है डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है? कोई सवाल है डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है इकबाल साहब? ठीक है, चले जी, थैंक यू। अच्छा, मेरा आपसे सवाल था डॉक्टर कि जैसे कहते हैं, आपने अभी ORS का जिक्र किया कि जिनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, वो ORS पानी में डाल के या उसमें डाल के इस्तेमाल कीजिए, रिकवर हो जाता है। अच्छा, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि कोई फिजी ड्रिंक्स है जिसमें आप नमक डाल के, कोई एक वैसे ही आपके पास ड्रिंक है उसमें आप नमक 1 चुटकी डाल के ले लें तो भी वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को नॉर्मल कर देता है। तो क्या इसमें कहाँ तक सदाकत है? इट्स नॉट जस्ट सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर सिर्फ सॉल्ट नहीं है, जो मैं ORS है या जो भी इस तरह की जो सप्लीमेंट्स होते हैं उसके अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशन होती है ना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एवरीथिंग इज देयर विद दैट। तो सिर्फ सॉल्ट को जो है आपको फुल रिकवरी नहीं देगा,
और फिजी ड्रिंक इटसेल्फ इज नॉट हेल्दी। तो फिजी ड्रिंक में अगर आप सॉल्ट डाल के पी रहे तो ये नुकसानदेह नहीं करना चाहिए, लोग जो करते हैं स्पेशली। इट्स बेटर कि आप पानी पिए, नॉर्मल वाटर पिए, बहुत ठंडा पानी ना पिए। ल्यूक के हेल्थ एक्सपर्ट्स आपको जब भी आप बात करेंगे आपको कहेंगे ल्यूक वार्म वाटर पिए। हाँ, ये सबसे नॉट इवन के नॉर्मल टेम्परेचर। और हम ठंडा पानी वो वाली चीज़ होती है जो आप हम ऑपोजिट चल रहे होते हैं। अच्छा होता है ना बेचारा। अच्छा जी, नीलम है लाहौर से, लेकिन साथ साथ मैं बताती चलूँ आपको कि यहाँ पे चिकन मैंने मैरिनेट कर दी और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डालडा ऑलिव ऑयल। चिकन को थोड़ा सा अगर आपके पास ग्रिल पैन है आप उसमें भी ले सकते हैं, वरना आप फ्राइंग पैन में इसको हल्का सा फ्राई कर सकते हैं। और मैं डालडा के बारे में बताना चाहूँगी आपको कि ये फ्रेशली स्पेन से इम्पोर्ट किया जाता है डालडा का ऑलिव ऑयल। और डालडा का पिछले 80 सालों से भरोसा है माओं को, हम सबको, और हम सब कहते हैं कि भाई डालडा इज़ द बेस्ट चॉइस, क्योंकि डालडा कभी भी अपनी क्वालिटी से और हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। और ऑलिव ऑयल की खास बात ये है डालडा के कि अपने हाई स्मोक पॉइंट की वजह से आप इसको डीप फ्राइंग में भी और कुकिंग में भी इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नीलम जी, कैसी हैं आप, क्या कहेंगी? जी नीलम अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से नीलम है हमारे साथ लाइव कॉलर। हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई है, चले कोई बात नहीं। सही जी, डॉक्टर आप कुछ कह रही थी, आपका सवाल जब रिप्लाई कर रही थी कंटिन्यू करके कि प्लेन पानी पीना चाहिए, ल्यूक वार्म वाटर, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। वार्म वाटर पीना तो वो, लेकिन अगर रूम टेम्परेचर पे आप कोशिश करेंगे ना, थोड़ा सा शुरू में एफर्ट करनी पड़ती है इन चीज़ों के लिए, बट वंस आपको आदत हो जाती है ना तो फिर आपको इतनी तलब नहीं होती है। अब सहबा ज़ाहिर है बच्चे माशाल्लाह हमारे रोज़ा रख रहे होते हैं, अल्लाह ताला उन लोगों को और हिम्मत दे, और बच्चे ज़ाहिर घर वालों को देख के, लेकिन बच्चों का ये होता है कि बच्चे उस तरीके से ना ही वाटर इनटेक करते हैं ना ही खाना पीना। एक तो सबसे जो एक मुझे शिकायत है एज अ मदर कि बच्चे खाना पीना उस तरह नहीं कर रहे होते, रोज़ा खोल के वो थोड़ा बहुत खाएंगे और फिर ये होता है कि बच्चों की हेल्थ मुतासर ना हो। तो ऐसी क्या डाइट रखें, क्योंकि हम चाहेंगे कि वर्दा वो डाइट बनाती भी रहें और सिखाती भी रहें। बच्चों की प्रॉपर डाइट आप क्या प्रेफर करेंगे? छोटे बच्चे 10 साल के 12 साल के जो रोजा रख रहे होते हैं, हमारे यहाँ थोड़ा सा वो भी होता है कि बड़ों को देख के शौक हो जाता है बच्चों को, और दे स्टार्ट डूइंग फास्टिंग अर्ली। चलिए, विच इज़ अ गुड हैबिट कि आप उनको बच्चों को इस आदत के लिए जो है वो स्टार्ट कर रहे होते हैं, बट उनको ये बात आपको ट्रेन करना पड़ेगा, बच्चों को बताना पड़ता है शुरू से ही कि ऑब्वियसली कि जब हम फास्टिंग कर रहे हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड यू हैव टू डील विद दैट। तो बच्चों के लिए ये होता है कि हम जो छोटे बच्चे हैं या जो पानी का इंटेक ऑब्वियसली उनका इतना नहीं होता, तो हम उनके लिए फ्रेश ड्रिंक्स जो हैं वो अगर बेहतर तौर पे बनाई जा सके, जिसमें दही का इस्तेमाल कहते हैं कि बहुत अच्छा देखा जाता है कि बहुत रिफ्रेशिंग भी होता है और रिकवर भी कर रहा होता है। उसमें पानी का आप मिकदार ज़्यादा रखें, दही और दूध की मिकदार इतनी ज़्यादा ना रखें, तो वो कॉम्बिनेशन आपको एक अच्छा बूस्ट देता है। फैसलाबाद से भी एक कॉलर मौजूद है हमारे साथ, उनको भी ले लेते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहिबा, मैं एक सवाल करना चाहूँगा डायबिटिक पेशेंट्स के हवाले से रमज़ान के तनाजुर में। जी पूछिएगा। हाँ जी, मुझे ये बताइएगा कि जो सहरी है इसके अंदर डायबिटिक पेशेंट कौन सी ऐसी फूड आइटम इस्तेमाल करें या क्या ड्रिंक लें जिसके नतीजे में अफ्तारी तक जो सूरत हाल है वो लो शुगर की जानिब ना जाए। सही है, सही है, ठीक है डॉक्टर साहब, सवाल करते हैं आपका। डॉक्टर साहब, लाइव कॉलर ने सवाल किया, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो ऐसी सहरी में क्या डाइट लें या क्या करें कि उनकी जो शुगर लेवल है वो अफ्तारी तक लो ना हो, तबीयत उनकी ख़राब ना हो? तो हम ये नहीं कहते कि कोई भी चीज़ मना कर दी जाए, दे हैव टू बी मॉडरेट विद ऑल द थिंग्स, जैसे बाकी लोग भी होते हैं, बट वही वाली बात है कि उनकी डाइट में जो है वो कार्ब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी वो ना लें, और प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा रखें तो एनर्जी लेवल भी ठीक रहती है उनकी, और उनका ऑब्वियसली वो मेडिसिन लेंगे सहरी के वक्त अपनी जो भी है इस तरह से। कार्ब्स क्या होते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। उन डायबिटीज़ वालों के लिए सिर्फ ये है कि उनको शुगर जो है जिसमें बहुत ज़्यादा, जैसे शरबत हो गया, सहरी में आपने नहीं लेना, वो आपकी तबीयत मज़ीद ख़राब कर सकता है सहरी के फ़ौरन बाद। मीठा है, बेकरी आइटम है, ये सारी चीज़ें आप उस वक्त अवॉइड करें, इवन अफ्तार में भी अवॉइड करें। आप घर का बना हुआ खाना, कोई भी खाना हो वो घर में बना हुआ है, कम तेल के अंदर, इवन हल्की फुल्का उसके अंदर अगर मिठास भी है तो आप बेकरी आइटम का कहा कि हम बाहर से ना इस्तेमाल, समोसे हो गए, रोल हो गए, लेकिन अगर ये घर में ही बना के हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। बेकरी आइटम वो वाले मैं कह रही हूँ जो बिस्किट और मीठे वाले जो बेकरी आइटम है उसकी बात कर रही हूँ। ये एग्जैक्टली ये जो समोसे हैं, रोल हैं, हम घर में बनाए, अगर ये आप ले सकते हैं कि हम उसको कम तेल कम मिर्चों में और आराम से बना सकते हैं, सही दे कैन टेक इट।
मगर अगर एक नॉर्मल इंसान 2 खा सकता है तो वो 1 खाएंगे, तो उनका रेशियो थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट दे कैन टेक एवरीथिंग एतदाल में रहते हैं। अच्छा, हमारा सवाल अधूरा रह गया था बीच में ही, जैसे हमने यूरिन इन्फेक्शन की बात करते हैं, किडनी इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या करें घर में कि बार बार डॉक्टर के पास हम जाते नहीं, अमूमन फैमिली ये कहती है कि भाई पानी कम पी रहे होंगे, ये कर लें वो कर लें, तो आप घर में रहते हुए किस तरह का इंटेक करें, पानी का इंटेक कैसा करें कि आप बेहतर हो जाएं? यानी कहते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा पीना स्टार्ट कर देना चाहिए, तो ये मिथ है, ये क्या है, ये बताइए। नो मिथ तो ऑब्वियसली नहीं है, बिकॉज हम बीइंग अ डॉक्टर वाकई देखते हैं कि यूरिन के इश्यूज होते हैं, रमज़ान में लोग आते हैं, ज़्यादा अल्ट्रासाउंड हो रहे होते हैं, कई यूज हो रहे हैं। लाइव कॉलर पे कट जाएंगे। नासिर है सियालकोट से, शायद वो कुछ सवाल भी आपसे करना चाहें। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, क्या कहेंगे आप? जी मैं बात करना तो मेरे को गर्दन में वालेकुम मैं गर्दन में और ना हाथों में खारिश होती है गर्मी में, सर्दी भी नहीं होती है मुझे। अच्छा, बस यही सवाल है आपका? जी बस यही सवाल है नासिर साहब आपका? हाँ जी, गर्दन में खारिश होती है और ठीक है, और हाथों में खारिश होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गर्दन और हाथों में गर्मियों में बहुत खारिश होती है, सर्दियों में नहीं होती है, क्या है इसका कोई इलाज? गर्दन और हाथों में गर्मियों में होती है, सर्दियों में नहीं होती। तो अच्छा, अगर इस तरह की कोई एलर्जी जिन लोगों को होती है जो स्पेसिफिक टाइम में हो रही है और फिर नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स कि उनको कोई ना कोई कॉन्टैक्ट एलर्जी है किसी चीज़ से, जो उनको देखनी पड़ेगी कि उस पर्टिकुलर उसमें गर्मियों में वो कोई ऐसी चीज़ है जिसको वो यकीनन जो है वो उनकी सराउंडिंग में है, जो उनको इरिटेट कर रही है मुस्तकिल, अब पूरे जिस्म में नहीं हो रही, हर जगह नहीं हो रही, स्पेसिफिक हाथों में या गर्दन में, तो दैट मीन्स ही, अब आई डोंट नो कि ये तो मुझे उनसे हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, ज़रूर कंसल्ट करें। हाँ लीजिए, इट्स मोर ऑफ एलर्जिक कि उनको ये अपनी इर्द गिर्द ये वो कोशिश करें अपनी देखने की कि कौन सी चीज़ है जो जिसको अगर वो अवॉइड करके देखें तो मे बी वो चीज़ बेहतर हो जाए, क्योंकि मोस्टली हाथों में हो रही होती है जिन लोगों को, तो वो अब उनका प्रोफेशन नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ ऐसे उनकी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी पहले पूरी। सही। अच्छा, थोड़ा सा रेसिपी की तरफ हम आ जाते हैं। आप देख सकते हैं चिकन के दोनों पीसेस हमने फ्राई कर लिए हैं, आप देखिए। अच्छा, आपने नोट किया होगा मैंने एक साइड से उसको जब सेयर कर लिया था, अच्छा सेयरिंग प्रोसेस क्या होता है? सेयरिंग इज दैट कि जब हमारा पैन बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाता है, जब हम यूजुअली स्टेक्स बना रहे होते हैं, स्पेशली बीफ स्टेक्स जब हम बना रहे होते हैं, हम पैन को गर्म करते हैं, उसमें स्टेक जब रखते हैं तो स्टेक उस पर चिपक जाती है पैन पर, एक छुस करके हमें आवाज़ आती है, दैट्स कॉल्ड अ सेयरिंग प्रोसेस। उसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, आप देख लीजिए। अच्छा, रेसिपी कार्ड भी स्क्रीन पे चल रहा है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, साथ साथ आप मेरी बात भी सुन सकते हैं कि जब सेयरिंग प्रोसेस में जब गोश्त जो है वो पैन से चिपक जाता है तो वो खुद ही पैन को छोड़ देता है, फिर आपने फ्लिप करना होता है। बीफ की बात बता रही हूँ। तो इससे क्या होता है कि जो जूसेस होते हैं वो हमारे मीट के अंदर, जो हम स्टेक बना रहे हैं उसमें अंदर स्टोर रहते हैं, जूसेस रिलीज नहीं होते और स्टेक ड्राई नहीं होती है। और चिकन में मैंने यही किया कि जब मैंने एक साइड से इसको पलटा, दूसरी तरफ फ्लिप किया, तो मैंने हल्का सा इस पर एक लिड लगा दी क्योंकि चिकन थी, ताकि चिकन में अक्सर ये होता है कि बिल्कुल ड्राई हो जाती है, ताकि चिकन में जूसेस अंदर ही अब्जॉर्ब रहें और वो बिल्कुल ड्राई ना हो, जूसी रहे चिकन। तो ये मैंने यहाँ पे रख दी है। और अब साथ ही मैं इसका सॉस तैयार कर रही हूँ जो कि है क्रीमी मशरूम सॉस। इसके लिए यहाँ पे हम लेंगे बटर लेंगे, यहाँ पे अराउंड 2.5 टेबल स्पून बटर लेना है मैंने यहाँ पे। और साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी डालडा का ऑलिव ऑयल अगेन, क्योंकि बटर बहुत जल्दी जल जाता है और हम हेल्दी कुकिंग की तरफ जाते हैं तो हमेशा प्रेफर करते हैं कि डालडा ऑलिव ऑयल हम यूज़ करें यहाँ पे। और ये मैं डालडा का ऑलिव ऑयल इसमें थोड़ा सा ऐड किया ताकि बटर बर्न भी ना हो, क्योंकि इसमें हम थोड़ी सी अनियन ट्रांसलूसेंट करेंगे। और मैं जिस कुकवेयर में बना रही हूँ, अच्छा राहत अली भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी सुन लेंगे। राहत, आप देखें जिस कुकवेयर में मैं बना रही हूँ, शेफ़ की तरफ से कुकवेयर है, 70 साल से ज़्यादा पुराना ये कुकवेयर है और पहली बार पाकिस्तान में नॉन स्टिक कुकवेयर शेफ़ ने बनाए थे और प्रेशर कुकर भी शेफ नहीं बनाए थे। तो जी राहत, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए राहत साहब कैसे हैं? बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं आप माशाल्लाह। मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी बहुत बताइएगा सवाल, हम उनको बता जी मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर साहब ये जो B12 की कमी हो जाती है, सही है, तो इसमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, या इसके नुकसानात प्लीज बता दीजिए। B12 की कमी के नुकसानात क्या होते हैं? बड़ी नवाजिश हो गया। राहत अली साहब बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब बस सवाल ये है कि B12 की जो कमी हो जाती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, नुकसानात क्या हो जाते हैं बॉडी में B12 की कमी से? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके अंदर B12 की कमी हो रही है, वो कोई डेफिशिएंसी हो रही होती है लेकिन उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते। सिम्टम्स बता दें, सिम्टम्स क्या हैं? अक्सर आपके पास लोग आ रहे होते हैं कि हम थक जाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं, उनको एब्डोमिनल क्रैम्प्स और ये वाले इश्यूज जो हैं वो रहने लगते हो रहे होते हैं।
डाइट उनकी जो है वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है, मसल में क्रैम्प्स हो रहे होते हैं। इन चीज़ों को मोस्टली हम ये समझ रहे होते हैं कि विटामिन डी को लोग ज़्यादा वो दे रहे होते हैं कि प्रॉब्लम उसकी वजह से हो रही है, या आपकी डाइजेशन का इशू हो रहा है, आपको वो वही पानी की कमी हो रही है इसलिए मसल एक्स हो रहे हैं। तो ये B12 भी वो सारे आपको सिम्टम्स दे रहा होता है, डेफिशिएंसी जो है उसकी, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड आपके आयरन से भी समाव होता है। तो आप जो है लेथार्जिक फील करेंगे, सांस फूलना, ये सारी चीज़ें जो है वो उसके सिम्टम्स में भी होती हैं। तो हम मोस्टली निगलेक्ट हो जाता है कि बाकी टेस्ट करवा लिए जाते हैं और B12 जो है वो उसको नहीं करवाया जाता। तो ज़रूरी है कि जब हम अपने अगर रूटीनली टेस्ट करवा रहे हैं या अगर हमें इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम एक अपना टेस्ट ज़रूर करवा लें। B12 के सप्लीमेंट्स आते हैं तो वो फिर आप डॉक्टर के मशवरे से ले लें और वो रिकवर कर देते हैं। बच्चों की डाइट की तरह बता दें साथ साथ। बच्चों की डाइट आप देखेंगे कि आजकल बहुत ज़्यादा क्या ऑर्गेनिक की तरफ से बिल्कुल ही जो है वो हटते चले जा रहे हैं। एग्जैक्टली, सो वेरी हैप्पी कि इस तरह की डाइट जो है वो बताई जाए तो प्रॉब्ली घर में जो है एग्जैक्टली घर बनाना शुरू कर दें। और कोविड में बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ा है इस तरफ। ये कोविड ने जो है ना बिल्कुल स्विच कर दिया है नॉन ऑर्गेनिक डाइट की तरफ, तो जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल डिप्लेशन तो हो रही है ना, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन बच्चों को नहीं मिल रही है, बच्चों की ग्रोथ जो है वो बहुत अफेक्टेड होती है बाय B12 की जो है उसकी कमी की वजह से और आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से। तो डाइट्स के अंदर अगर आप देखें, हर चीज़ गूगल कर लेते हैं हम लोग, तो ये भी बड़ा आसान है आजकल कि आप बड़े आराम से कर सकते हैं कि फला डाइट के अंदर मौजूद है, तो जस्ट आप उसको अपने रूटीन में इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जैसे अभी हमने कहा कि पानी की कमी हो जाती है, तो हम उसके लिए रोज़े में अभी तरबूज बेस्ट एक फल आया हुआ होता है जो कि बहुत अच्छा है। अगर पिछले दिनों ड्रिंक बताई तरबूज की, तो ड्रिंक के तौर पे भी ले सकते हैं, बहुत कर सकते हैं पानी की कमी को। लेमन है, सैलरी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़े अच्छी रिकवरी तरीके से आप डाल सकते हैं। चलें जी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही बटर मेल्ट हुआ था, मैंने इसमें एक अदद मीडियम साइज़ की फाइनली चॉप्ड अनियन मैंने इसमें ऐड की थी, और जैसे ही प्याज ट्रांसलूसेंट होना स्टार्ट हुई थी, यानी कि हल्की कच्ची पक्की हुई थी, मैंने इसमें मशरूम्स डाल दिए थे 1/4 कप। मशरूम जितने भी आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, और मशरूम भी बहुत हेल्दी हैं, फुल सोर्स ऑफ विटामिन डी है हमारे यहाँ, और ज़्यादातर इस्तेमाल हमारे यहाँ सब्जी में नहीं इस्तेमाल किया जाता, किसी खाने में नहीं किया जाता, और आपको सिर्फ आप उसमें पिज्जा में दे दें आप उनको, या मैंने सैलेड में भी आप डाल सकते हैं। मखसूस खानों के लिए कर दिया है कि इसमें ही बस खा सकते हैं हम। अच्छा जी, वैसे नहीं खा सकते। तो अच्छा आप ये देखिए, जैसे ही थोड़ा सा मैंने इसको 2 से 3 मिनट मशरूम को और प्याज को एक साथ सौते किया, उसके बाद मैंने इसमें 1.5 टीस्पून यानी कि 1 टेबलस्पून तक मैंने इसमें मैदा ऐड किया, और मैदे को मैंने अच्छे से बटर में भून लिया, यानी कि एक अच्छा सा एक अरोमा आना शुरू हो जाएगा और कलर चेंज हो जाएगा उसका, तो आप ये देख सकते हैं। और उसके बाद इसमें जब थोड़ा सा ये भुन गया मैदा, तो उसके बाद मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया, और आप देख रहे हैं दूध में आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर रही हूँ ताकि लम्स ना पड़े। सही है जी, लम्स ना पड़े। और उसके साथ फिर हम एक ड्रिंक बताएंगे आपको कि किस तरह से आप इसको गाढ़ा कीजिए। और देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे मिल्क ऐड किया है। मिल्क अराउंड 1.5 कप आपने ऐड करना है, लेकिन हाफ रेशो में ऐड करना है, पूरा एक साथ आपने ऐड नहीं कर देना, जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है। अब यहाँ पे हम सीजनिंग कर लेते हैं फटाफट से। अच्छा, नमक जाएगा इसमें हस्बे जाएगा, क्योंकि इसमें हम चिकन स्टॉक यूज़ करेंगे। चिकन स्टॉक नहीं है अगर आपके पास तो आप चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। काली मिर्च पाउडर जाएगी इसमें, कि मैं थोड़ा सा इसको फ्लेवर दूंगी, और 1 टीस्पून, और इसके साथ इसमें जाएगा ड्राइड ऑरिगेनो जाएगा। अच्छा, ये सारे मिक्स्ड हर्ब्स, ड्राइड पार्सले हो गया, ड्राइड ऑरिगेनो हो गया, ये सब मेहरान के मैं यूज़ कर रही हूँ, और मेहरान में तमाम इनके हर्ब्स भी मिलते हैं। और मेहरान की सबसे खास बात ये है कि इनके किसी भी किस्म के स्ट्रेट स्पाइसेस ले लें, स्पाइस मिक्स ले लें, उसमें कोई भी आपको आर्टिफिशियल फ्लेवर या एडिशनल कलर्स नहीं होते। अच्छा, ये बता जो रही हैं आप कि ड्राइड हर्ब्स वगैरह सब चीज़ें अवेलेबल हैं ऑनलाइन? नहीं, ड्राइड हर्ब्स आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं आपको। अच्छा, इस पॉइंट में मैंने यहाँ पे चिकन पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून, ठीक है। और साथ ही अब इसमें मैं ऐड करूँगी क्रीम। मैं क्रीम इसमें ऐड करूँगी ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। सही। और इसको हम कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे, और ये गाढ़ी सी हमारी एक क्रीमी मशरूम सॉस जो है ये तैयार हो जाएगी। और अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे करती हूँ, इसमें आखिर में थोड़ी सी मैं चेडर चीज़ ऐड कर देती हूँ। अच्छा, ये ऑप्शनल है? ये ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ना यूज करें। नहीं पसंद तो करें, इससे फ्लेवर अच्छा आ जाता है, एक मशरूम सॉस का जो है ना, थिक भी हो जाता है। नहीं, थिक कभी भी हो जाएगा, इसमें सिमरिंग स्टार्ट होगी, लेकिन इसका एक थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा, मजीद रिच, और चीज़ किसको पसंद नहीं होती है। और हेल्थ एक्सपर्ट बैठी हुई हूँ, थोड़ा सा बताएंगी भी हमें। चीज़ का जरा बता दें। हाँ,
ऑल्टरनेट देना है, अगर न्यूट्रिशन उनको देनी है तो उनकी पसंद की में पसंद की चीज़ें, इसमें दूध है, मैदा है, चीज़ है, क्रीम है बच्चों के लिए, ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है और बच्चों को पसंद बहुत होती है, बहुत शौक से खाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं, सारे होते हैं शौक से, और बच्चे भी सब, मतलब इट्स अ फुल मील ना, तो एवरीवन इज टेकिंग इट, बहुत करते हैं इस तरह की चीज़ों ये देखें, आपने देखा ये गाढ़ा होना भी शुरू हो गया है यहाँ पे, और हमारा ये थोड़ा सा इसको हम बॉईल होने देंगे, जैसे ही थोड़ा सा सिमरिंग इसमें ज़्यादा होगी तो ये थिक हो गया है, सॉस हमारा रेडी है। इससे ज़्यादा मजीद थिक हम इसको नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा थिक करेंगे तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब हम चलेंगे हमारी सर्विंग प्लेटिंग की तरफ, या फिर हम ब्रेक से वापस आके दिखा दें, अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। और अगर आपके कोई सवालात हैं तो लाइव कॉल के जरिए हमारे इस शो का डालडा का दस्तरखान का आप हिस्सा बनिए, और हेल्थ रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं डॉक्टर जुबैदा हमारे साथ मौजूद हैं, और हम एक ब्रेक लेंगे और फिर वापस आएंगे। और ये देखिए क्रीमी मशरूम चिकन विद बटर राइस रेडी है। बटर राइस मैं क्विकली बता दूं आपको किस तरह से बटर राइस बनेंगे। आपने क्या करना है, अगर आपने 1 से 2 कप आपने चावल लिए भिगो दिए, तो आपने बटर लिया, बटर में पहले मेल्ट किया, बटर के बाद आपने फिर चिकन स्टॉक डाल दिया, वरना हाफ कप हस्बे जायका नमक डालिए, चावल डालिए, उसको बॉईल कर लीजिए, बटर राइस तैयार है। बहुत क्विक बनते हैं ये। अच्छा, मैंने यहाँ पे फ्रेश पार्सले रखा था, वो चला गया तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा आप गार्निश कर लीजिएगा। फ्रेश पार्सले है तो सही है, वरना आप ड्राइड पार्सले से भी उसको गार्निश कर सकते हैं। और कोक के साथ आप इसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि इस रमज़ान कोक कहता है कि हमारे रमज़ान का मैजिक ही यही है कि एक साथ रहना, साथ बैठ के खाना, साथ मोहब्बतें बांटना। जब साथ होता है तो वही रमज़ान का मैजिक है, कोक के ज़रिए साथ रहने में है। और साथ साथ मैं थैंक्स कहना चाहूँगी फोर्टाइल किचन का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा सा खूबसूरत सा सेट लगा के दिया, किचन लगा के दिया, ताकि हम यहाँ पे मज़े मज़े की कुकिंग कर लेते हैं। और इन द एंड रेसिपी कार्ड चल जाएगा, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। डॉक्टर का भी थैंक्स कहना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया, आप आई अपना टाइम निकाल के, और इतनी अच्छी आपने हमें टिप्स भी दी और हमें हेल्थ के हवाले से ही बताया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और सबसे आखिर में बस मैं ये कहना चाहूँगी, क्विकली आप ये बता दीजिए कि ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं वो किस तरह के, बस क्विकली बता दें उनकी डायग्राम। ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट पेशेंट हैं, दे ऑल नीड टू कि नॉर्मल जो रूटीन में अपनी डाइट फॉलो करते हैं वही आप उसको इत्तेदाल के साथ सेहरी और अफ्तार में डिवाइड कर लीजिए, हल्का रखिए ले, और अपनी वॉक, अपनी एक्सरसाइज को रेगुलर एलिमेंट समझिए, ये ना समझें के लिए वॉक ज़्यादा ज़रूरी है। शुगर डायबिटीज़ के लिए तो ये इट्स मेडिसिन, दवा लेना लें, आपने वॉक करनी है, राइट। तो हम समझते हैं रोज़ा रख के हम ये चीज़ें छोड़ देंगे, तो नहीं, आपने अफ्तार से पहले इट्स बेस्ट कि आप वॉक करें, उसके बाद आकर के या जो भी एक्सरसाइज आप करते हैं हर एक के लिए इट्स वेरी हेल्दी। इवन हम नॉर्मल लोग भी जो है वो इसको ज़रूर फॉलो करें। सो हर चीज़ नॉर्मल इत्तेदाल में खाइए, ये मत समझिए कि खुदा न खास्ता जो है वो पाबंदी लगी हुई है, बट लिमिट में रह करके जो है वो हर चीज़ खा। ज्यादती कहते हैं कि हर चीज़ की बुरी होती है, तो एतदाल में रहते हुए खाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हजम करेगा और सेहत तंदुरुस्ती देगा आपको। और इसी के साथ ही डालडा का दस्तरखान हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, रेसिपी आपके सामने मौजूद है और चलते हैं। रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। तो मुझे खुशबू आ रही थी, कही थी कि बड़ी मजे की लगी। मैंने कहा इम्तिहान है रोजे में हमारा यहाँ पे। वर्दा इतने मजे मजे के खाने बनाती हैं और बहुत सारी तारीफें कर दी है मैंने और वर्दा ने। अब चलते हैं तलहा की तरफ। ओवर टू यू तलहा, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका वर्दा और सुमैया, यकीनन बेहतरीन खाने पकाए गए हैं वहाँ पर और हमें मिलेंगे नहीं हमेशा की तरह। खैर, अब मेरे फेवरेट पार्ट इस प्रोग्राम कैसे कहते हैं हम, आलिम के बोल। मैं हमेशा इस बात को बताता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ कि हम में और हमारे रब में जो वाहिद अमल मुश्तरक है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहु व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, हक नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वसल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि मोहम्मद। मैं और मेरे फरिश्ते दुरूद सलाम पढ़ते हैं, बंदो तुम भी कसरत से दुरूद सलाम पढ़ो। तो अंदाज़ा कीजिए कि हम में और अल्लाह सुब्हानहू व तआला में सिर्फ वाहिद अमल जो मुश्तरक है वो दुरूद सलाम है। और आज जुम्मे का मुबारक दिन है और जुम्मे के मुबारक दिन पे आका का खास हुक्म है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद सलाम पढ़ के भेजा करो। इसलिए आप सब दुरूद सलाम पढ़े। मेरे साथ दो बड़े प्यारे मेहमान हैं, तारुफ करवाना चाहूँगा। कारी आबिद अली महमूदी कादरी मेरे साथ मौजूद हैं, आप चेयरमैन है खजीना है दुरूद सलाम का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे शो में। और साथ साथ हकीम फैज़ सुल्तान बगदादी साहब मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं। और क्या इनकी आवाज़ है, क्या इनका अंदाज़ बयां है, क्या ये कलाम पढ़ते हैं, आज आपको भी दिखाएंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ आज मैं डिस्कस करूंगा, कारी आबिद अली साहब आपकी तरफ आऊँगा, कितना ज़रूरी है दुरूद। क्योंकि आज की सोसाइटी में जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरा रब अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुरूद पढ़ रहा है,
तो मेरा दिल तो कहता है कि नमाज से भी ज्यादा जरूरी दुरूद है। सुभान अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जुद वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। या सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया तला भाई कि आपने मुझे मौका दिया। और ख़ज़ीने दुरूद व सलाम, जैसा कि आपने कहा, तो ख़ज़ीने दुरूद व सलाम एक प्लेटफॉर्म है जो कि इस वक्त के वली कामिल सरताजुल औलिया कौकबुल मुहिब्बीन माशाअल्लाह ज़ुब्दतुल आरिफीन कासिम इश्क़ मुस्तफ़ा हम दोनों के मुर्शिद अल्हम्दुलिल्लाह। और एक छोटी सी बात कहूँ कि दुनिया लोग जो है बड़े बड़े लीडरों को दुनिया लक़ब देती है, हमारे मुर्शिद करीम हज़रत क़िबला अलहाज अल-हाफ़िज़ ग़ुलाम मोहम्मद कादरी महमूदी अल-मारूफ़ बाबा साईं को सरकार करीम ने लक़ब दिया कौकबुल मुहिब्बीन, आशिकों का तारा। तो आपकी दुआ से, आपकी ख़ास अता से हमें ये तौफ़ीक हुई है कि ख़ज़ीने दुरूद व सलाम का हमने प्लेटफॉर्म बनाया। और आप मुझसे अक्सर ये पूछते रहते हैं जब भी मैं जाता हूँ, तो हमने इसके तहत गुलशन हदीद के इलाके से शुरू किया, जो एशिया के सबसे ज़्यादा स्कूल जहाँ पर है। क्यों शुरू किया? इसीलिए शुरू किया कि आपने जब हमें दुरूद शरीफ की तालीम बताई, हमें दुरूद पढ़ाना सिखाया, दुरूद पढ़ाया हमें, तो हमें पता चला कि यार इसके रंग क्या हैं। ये अपने अंदर एक पोटेंशियल रखता है। जितना जितना बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता जाता है, आज वो 100 पढ़ रहा है तो वो कहता है कल मैं 200 पढ़ूँ। क्या फ़ायदा है पढ़ने का, ये तो बताएं। जी मैं बताता हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत नाजिल हुई तो ख़ुद सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन ने जाकर सहाबा कराम ने हुजूर की बारगाह में आपको मुबारकबाद पेश की। और आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि इस दुरूद पाक के बारे में तो इतनी किताबें लिखी जा चुकी, मैं आपको चंद चंद बातें बताऊँगा तो आप कहेंगे कि बस मैं कहता ही जाऊँ। जब ये दुरूद पाक की आयत नाजिल हुई तो जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए और आप आए तो आपने फरमाया, आपने कहा या रसूलल्लाह क्या आप इस बात पर राज़ी नहीं कि जब आपका उम्मती आप पर एक दुरूद नाजिल करे तो रब उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाए। सुभान अल्लाह। क्या महबूब करीम आप इस बात पर राज़ी नहीं कि आपका उम्मती आप पर एक सलाम भेजे तो अल्लाह उस पर 10 सलाम भेजे। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह अकबर। तो साहबी जिन्होंने रिवायत की वो कहते हैं कि मैं कुर्बान जाऊँ, वद्दुआ का चेहरा तो वैसे ही हर वक्त मुनव्वर होता था, प्यारा होता था, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा हुजूर को कभी खुश नहीं देखा कि हुजूर इस बात पे खुश हो गए कि मेरे उम्मती जब मुझ पे एक दुरूद पढ़ेंगे अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। और जो आपने बात स्टार्ट की, बड़ी प्यारी बात, वो ये कि ये जो स्पेशलिटी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुई, ये किसी को अता नहीं हुई। क्योंकि जब, बल्कि ये इतनी बड़ी स्पेशलिटी है कि अल्लामा सखावी फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को जो फरिश्तों ने सजदा किया, ये उससे भी बड़ी स्पेशलिटी है। उसकी वजह है कि वहाँ तो मलाइका ने सजदा किया या अल्लाह खुद दुरूद पढ़ने में शामिल है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह अकबर कहने का मकसद ये है कि दुरूद पाक की बरकतें अब आप देखते जाइए। एक साहबी रसूल हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आके हुजूर को अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह मैं जो मेरे फ़राइज़ वाजिबात हैं, मैं उसके अलावा अपने जो टाइम ड्यूरेशन है, जो मैं अज़कार करता हूँ, दुरूद पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, जो कुछ पढ़ता हूँ, उसमें मैं चाहता हूँ कि जो 1/4 पार्ट है, यानी कि 1/4 हिस्सा, वो मैं आप पे दुरूद पढ़ूँ, ये काफ़ी है। तो मेरे आका ने फरमाया अगर इससे ज़्यादा बढ़ा तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो फिर आपने अर्ज़ किया चले मैं जो है हाफ़ टाइम जो है वो दुरूद पढ़ूँगा। हुजूर ने फरमाया इससे ज़्यादा बढ़ा लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, और बेहतर है। फिर उन्होंने अर्ज़ किया मैं 1/3। हुजूर ने फरमाया और बढ़ा दो तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह अकबर। और फिर जो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, अब तो वो समझ गए क्योंकि वो साहबी रसूल थे, वो समझ गए। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह अब मैं अपना सारा वक्त आप पे दुरूद पढ़ने पे सर्व करूँगा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आज तक हमारे लिए मैसेज है, क़यामत तक मैसेज है। हुजूर ने फरमाया फिर ये तुम्हारे तमाम गमों परेशानियों के लिए काफ़ी हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए शायर कहता है कि दुखों ने जो तुम्हें घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना है मदीने की तो दुरूद पढ़ो। अगर दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। अल्लाह अकबर। मैं वक्त को बिल्कुल ख्याल करते हुए कहता जा रहा हूँ। यहाँ पर एक बड़ी प्यारी एक वाक़या सुनाना चाहूँगा। किताबों में हम दुरूद पढ़ते रहते हैं, दुरूद पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ बातें इंसान को क्लिक कर जाती हैं। बिल्कुल। एक आशिक रसूल था जो संग तराश था, यानी जो कब्रों पे जो संग तराशी होती है संग तराशी करता था, लेकिन उसकी आदत थी वह हर रोज़ा दलाइल खैरात पढ़ा करता था। बड़ा इश्क वाला वाक़या है। वो ये पढ़ता रहता था। अल्लाह अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों से बिल्कुल करीब हैं। कुरान ने कहा अन्नबी औला बिल मुमिनीन अनफुसिहिम, जानों से ज़्यादा करीब हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे अपने ग़ुलाम को। अब मेरे आका जब नवाजते हैं तो नवाजते कैसे हैं। एक दिन उसको ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे ग़ुलाम, मेरे ये मिंबर जो है, मीनार जो है, इस पर ये जगह जो है वो कुबरी हुई, इसको आके ठीक करके जाओ। जब वो उठता है तो आशिक का इम्तिहान कि बज़ाहिर उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन हुजूर का आशिक सबसे बड़ा अमीर होता है।
जिस पे हुजूर की नज़र है। वो रो भी रहा है कि सरकार ने बुलाया, अब वो कहता है मैं जाऊँ कैसे, लेकिन फिर उसका इश्क कहता है कि भाई तुझे सरकार ने बुलाया, अब कोई चीज़ तुझे नहीं रोक सकती, सारी ज़मीन आसमान तेरी मदद करेगी। वो निकल पड़ता है, अपना सामान लेके भी निकल पड़ता है, अपने टूल्स लेके निकल पड़ता है, और जब बहरी जहाज़ का दौर है वहाँ पहुँचता है तो दूर से लोग देखते हैं कि शायद कोई एक मुसाफिर रह गया, वो कश्ती भिजवाते हैं। बड़ा इश्क वाला वाक़या है तला भाई, यकीन जाने आशिक की आंखों से जो है आंसू भरा है अगर ये सुने। तो वो आता है, उसको भेजते हैं वो कश्ती में और उसको लेके आते हैं, और उससे कोई पूछता नहीं कि भाई तुम्हारे पास टिकट कहाँ है। मदीने शरीफ पहुंच गया, जैसे वो मदीने शरीफ वहाँ पहुँचता है तो वहाँ के खादिम उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, भाई ये तो वही है जो हमें हुजूर ने ख्वाब में दिखाया था। अल्लाह अकबर, जो आगे की बात है दिल तड़प रहा है, बताऊँ कैसे। जब वो वहाँ पहुँचते हैं उसको लेके जाते हैं तो गुंबद खजरा के ऊपर उसको रस्सियों से बांध कर ऊपर चढ़ा देते हैं, वो जाके वहाँ मुरम्मत करता है। लेकिन तारीख़ ने देखा, आशिकों ने देखा कि जब नीचे आता है तो उसका जिस्म तो नीचे आता है, रूह परवास कर चुकी होती है, उसकी रूह गुंबद खजरा पे निसार हो चुकी होती है। अब बताएं ये ईमान कितना बड़ा, ये उसको अल्लाह के महबूब ने इनाम अता किया कि तुम मुझ पे दुरूद पढ़ते हो, आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। एक और प्यारा वाक़या अगर वक्त है तो मैं सुनाता चलूँ तला भाई। अल्लाह अकबर, एक बड़ा ही प्यारा नौजवान था, वो बसरा की मस्जिद में हर रोज़ बैठ के दुरूद पाक पढ़ता था। बड़ा गरीब था, मिस्कीन था, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश थी कि कभी कभी तो इंशाअल्लाह सरकार करम फरमा देंगे, और तलब सच्ची। मौला अली फरमाते हैं, इमामुल मशारिक वल मगारिब, आप फरमाते हैं कि इंसान की जो तलब होगी उसे ज़रूर मिलेगा, इसलिए अच्छी तलब करो। तो उसकी तलब थी, वो हर रोज़ दुरूद पढ़ता था। एक दिन ऐसे वो जंगल की तरफ निकल गया और सहरा में निकल गया, दुरूद पढ़ रहा था, कैफियत के अंदर था। तो कहता है कि एक वक्त ऐसा है कि असर की नमाज का टाइम हो गया और पीछे से एक हवा चली और एक खूबसूरत मुझे ना खुशबू आने लगी, कैफियत बदल गई, मेरे रोंगटे खड़े हुए। तो कहते हैं किसी ने मेरे पीछे कंधे पे हाथ रखा, और जैसे हाथ रखा तो उसकी नरमी मैंने अपने कल्ब व जिगर में महसूस की। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह अकबर, जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और मेरे आका फरमाते हैं मेरे गुलाम में आ गया। तो उस वक्त गुलाम की क्या कैफियत होगी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें कुछ चाहिए, तो वो कहता है कि मैं क्या मांगता, बस सरकार तशरीफ ले आए। हम बात कर रहे थे आलिम के बोल के हवाले से। मेरे साथ दो बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं। कारी साहब पहले हमें बताया उन्होंने कि दुरूद की इंपॉर्टेंस क्या है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हकीम फैज़ सुल्तान बगदादी साहब से कि वो अपना कलाम हमें सुनाएं और बताएं आज क्या पेश करेंगे नजराना अकीदत। पहले तो बहुत शुक्रिया तला भाई आपका कि आपने मुझे याद किया, और इंशाअल्लाह किबला पीर नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके कलाम में से कुछ इंतखाब आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रबे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रबे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। आओ दरे ज़हरा पर, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। क्यों कि ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, ये
नस्ल करीमों की, लजपाल घराना है, पुरनूर सिराहें हैं। हाय हाय कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये वो शेर है जब पहली मर्तबा मेरी हाजिरी हुई करबला में, अल्लाह तो मैं मौला गाजी अब्बास के रोजे पर हाजिर हुआ हूँ। सुभान अल्लाह। अब सब कह रहे फजर से कुछ देर पहले का टाइम था, काम बाद में आराम करके जाएंगे, मुझसे तो आराम नहीं। मैंने कहा मैं हाजिर होता हूँ, वहाँ इंतजार करूंगा आपका। अब वहां से हम हाजिर हो रहे हैं मौला हुसैन की बारगाह में। तो ये शेर बेख्तियार किबला पीर नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपका तो मकाम क्या, आपने क्या, मैं उस वक्त ये शेर पेश कर रहा था और जिस राह पर आज बोल चैनल लेकर चल रहा है, जिक्र खैरुल बशर हो रहा है। पुरनूर सिराहें हैं, गुंबद पे निगाहें हैं, पुरनूर सिराहें हैं, गुंबद पे निगाहें हैं, जलवे भी अनोखे हैं, मंजर भी सुहाना है, जलवे भी अनोखे हैं, मंजर भी सुहाना है। 100 बार अगर तौबा, 100 बार यानी कितनी बार? 100 बार अगर तौबा टूटी भी तो हैरत क्या, बख्शिश की रिवायत में तौबा तो बहाना है, बख्शिश की रिवायत में तौबा तो बहाना है। और महरूम करम इसको रखिए न सरे महशर, महरूम करम इसको रखिए न सरे महशर, जैसा है नसेरा के साइल तो पुराना है। हकीम फैज सुल्तान बगदादी साहब, क्या खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत आवाज और इश्क से भरपूर। और आखिर में यही कहूंगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो लोग बड़े बदकिस्मत होंगे जो मेरी उम्मती होंगे और जन्नत में नहीं जाएंगे। अम्मा जान ने पूछा वो कौन होंगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो लोग होंगे जो मेरा नाम सुनते ही मुझ पे दुरूद ना पढ़े। इसीलिए कसरत से दुरूद पढ़ते रहे। आज जुम्मे का मुबारक दिन है, वक्त की कमी है, मुझे और वर्दा को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।